Hello. Hello. Hello again. Hello. Welcome back. Yes, welcome back. आपने नोटिस किया होगा कि आज हम अलग जगह से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. काफ़ी समय भी हो गया हमें रिकॉर्डिंग किए हुए इससे पहले. हाँ. तो एक्चुअली हमने घर शिफ्ट किया है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया. हमने एक ब्रेक भी ले लिया, बट वी आर बैक विद अ बैंग, बिग बैंग. तो हम अपनी चर्चा को रिज्यूम करते हैं, बट उससे पहले मैं सोच रहा था कि आज हमारा 18वां एपिसोड है हमारे पॉडकास्ट का. तो आई वुडंट मे बी रिकैप द होल ऑल ऑफ द एपिसोड्स बिफोर, बट मैं बड़े संक्षिप्त में अगर हमारी पूरी जर्नी को कैप्चर करूं तो हमने पिछले 17 एपिसोड में ये देखा कि कैसे 1400 करोड़ साल पहले जो बिग बैंग हुआ था उससे लेकर आज तक, या नहीं आज नहीं, आज से करीबन 70,000-80,000 साल पहले तक कैसे मनुष्य जाति आ गई. ठीक है, ये पूरी जर्नी हमने देखी. मैंने कहीं इंटरनेट में पढ़ा था कि इस चीज़ को कैसे समझने की कोशिश करें. तो अगर हम मान ले कि बिग बैंग यहाँ हुआ मेरे नाक की सीध पे, मतलब मेरी नाक पे, और ये मेरी उंगली के एज पे आज है, तो ये है 1400 करोड़ साल पहले, और ये मेरी उंगली आज है. तो अगर मैं अपने नाखून को ऐसे फाइलर होता है ना, फाइल करता हूँ ना, तो जो कचरा गिरेगा उतने में पूरी ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री निकल जाएगी. तो अभी हम जस्ट आए हैं. ये तो बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया तुमने. अगर हमने इस टेबल पे किया था तो सिमिलरली अगर देखें 1400 करोड़ साल यहाँ है, तो मनुष्य तो यहाँ कहीं आया ही आया है. पर अगर ये पूरी हमारे जो 17 एपिसोड्स की चर्चा में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़, जो दिलचस्प चीज़ लगी, वो पता है क्या है? वो मनुष्य ही लगा मुझे. हमारी चर्चा में अगर तो एक चीज़, एक टेक अवे है अभी तक, वो मैं लेके जाऊंगा, तो वो ये है, हमने काफ़ी बार इस बारे में बात की कि हम आईफोन हैं इस ब्रह्मांड के. तुम बायस हो रहे हो. पर ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सिर्फ हंसी मजाक की बात नहीं है. पिछले 1 महीने में कई बार मैंने इस बारे में सोचा कि कैसा लगता होगा हमारे पूर्वजों को जो जंगलों में घूमते थे, हंटर गैदरर. आज की तारीख में बताते हैं कि हमारी पृथ्वी की पॉपुलेशन करीबन 7-8 बिलियन डॉलर है. डॉलर के साथ ही लगता है, इसलिए एकदम से निकल गया कि हमारी जो धरती की पॉपुलेशन है 7 से 8 बिलियन है, मतलब 700-800 करोड़ लोग हैं. तो हमें ऐसा लगता है कि तो बड़ी आम बात है, हम ही मनुष्य तो होते ही, हम सब चलते फिरते रहते हैं, बातें करते रहते हैं. पर मैं मनी मन ये सोचता हूँ कि उन मनुष्यों को कैसा लगता होगा जो जस्ट आए थे कि यार हम कहाँ आ गए, कहाँ से आ गए, हम हैं क्या चीज़ हैं. हम मतलब ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, हम आईफोन है इस ब्रह्मांड के. मैं कई बार सोचता हूँ यार, मेरे 2 हाथ हैं, पैर हैं, मेरी आंखें हैं, मेरी नाक, मैं सुन सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, ये दिख रहा है मुझे, क्या है ये 4K अल्ट्रा HD. तो कितना ही अनोखा प्राणी हूँ मैं. और मैं ये भी सोचता हूँ कि कई बार कितनी बार तूने मेरे को बताया अपने पूर्वज जो हंटर गैदरर होते थे वो कैसे टूल्स वगैरह बना रहे थे. आज ये देख हमारे आसपास क्या है, हमने कितना कुछ अचीव कर लिया. पहले कुछ नहीं था. अगर तू ध्यान से देखे हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो सब हमारी बनाई हुई हैं. हाँ, सही में एकदम. पहले तो कुछ नहीं था, जंगल था सिर्फ. हमने इतनी सारी टेक्नोलॉजी बना ली, इतना कुछ अचीव कर लिया, ठीक है, पर फिर भी हमसे एडवांस गैजेट नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में. आज तक मनुष्य को नहीं बना पाया. कोशिश चल रही है पूरी, पर बना नहीं पाया. तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है देखना कि मैंने ना अपने आप को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना चालू कर दिया हमारी पूरी चर्चा के बाद. तो लाइक वी टॉक्ड अबाउट मेनी थिंग्स, बट द वन थिंग दैट हैज स्टक विथ मी इज दिस, दैट वी आर द मोस्ट एडवांस्ड गैजेट ऑफ द यूनिवर्स, एंड सो फार unparalleled, unmatched by anything else. और अगर कुछ आएगा भी इससे तगड़ा तो वो हमारे ही हाथों आएगा. हम ही बेंचमार्क है हमारा खुद का. हम अपने जैसा ही कुछ बनाने को अचीव करते रहते हैं. करेक्ट. तो हमने जो पिछली बार चर्चा एंड की थी वो इस मोड़ पे की थी कि कैसे हम जंगल के राजा बन गए थे. मतलब हमसे ताकतवर कोई स्पीशीज़ नहीं रह गई थी. हम सबसे ताकतवर स्पीशीज़ थे. इसके हमने बहुत सारे पहलू देखे. हमने ये भी बात की कि कैसे हम शायद अभी करंटली वी आर कॉजिंग
द नेक्स्ट मास एक्सटिंक्शन, उसके पीछे काफ़ी चर्चा आजकल चल भी रही है न्यूज़ में। तो हम हंटर गैदरर थे और हमने चर्चा एंड की थी जो लास्ट, वो इस बात पे की थी कि आगे हम देखेंगे कैसे सिविलाइजेशन बनाई हमने, सभ्यता बनाई। तो आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड कि स्टोरी जैसे आज हमारी जो सिविलाइजेशन है वो शुरू कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो मैं सोच रहा था कि ये सिविलाइजेशन तो बहुत भारी भरकम वर्ड हो गया, ये जानना, ये कोई एक ऐसा दिन तो नहीं था कि सिविलाइजेशन आ गई, तो कैसे देखेंगे। तो मैं सोच रहा था हमारी जो ये जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था, ये शुरू किया था क्योंकि करीबन मार्च की बात है, मार्च 2020 नहीं, हमने तो लीप डे को शुरू किया था। वो इसलिए शुरू किया था क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर आ गया था करीबन महीने 2 महीने का। हमें तब क्या पता था कितना लंबा हमें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। और कल ही गूगल का अनाउंसमेंट आया है कि अगले 1 साल तक और हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे। really? कितनी अजीब बात है कि जब हमने शुरू किया था हमें पता नहीं था कि महीने 2 महीने कितना चल जाएगा। और उस चीज को अभी करीबन 4 महीने हो गए और 5 महीने हो गए और अभी 1 साल और ये वर्क फ्रॉम होम टलने वाला है। तो द रीज़न आई मेंशन वर्क फ्रॉम होम इज, इस बारे में हमने काफ़ी चर्चा की है कि ये होम का कॉन्सेप्ट कितना ही अनोखा है। तो मैं ये जानना तुझसे चाहता हूँ कि ये कब मनुष्य ने अपना घर बनाना शुरू किया, क्योंकि अभी तक जितना मुझे समझ में आया, हमारी जितनी भी चर्चा रही है, हम घूमते रहते थे जंगलों में, जहाँ मन मर्जी हम किसी पेड़ के नीचे सो गए, फिर अगले दिन कहीं निकल लिए। लाइक वी वर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पर क्या मतलब व्हाट डज हिस्ट्री से कि कब हमने परमानेंट घर बनाने शुरू कर दिए? लाइक नॉट मे बी घर ऐसे, बट कब हमने एक जगह को बोलना शुरू कर दिया कि हाँ भाई ये हमारा घर है, हम यहाँ वापस लौटेंगे। तो वहीं से शुरू करते हैं, या फिर मतलब आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि लाइक व्हेन डिड वी स्टार्ट मेकिंग होम। तो आज एक्चुअली मैं थोड़ा उसी के बारे में बताना चाहूँगी तुम्हें। सो बिफोर आई इवन गो देयर, मैं क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे इस बारे में कि हमने कितनी डिस्कशन की है अभी इस विषय पे कि हम ब्रह्मांड में बिग बैंग हुआ, बिग बैंग से कैसे फर्स्ट एटम्स बने, फिर एटम से कैसे मॉलिक्यूल्स बने, तो केमिस्ट्री आती है। मॉलिक्यूल्स जब अपने आप में ऐसा कुछ रिएक्शन बना लेते हैं तो बायोकेमिस्ट्री आती है, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन बोलते हैं जिसको। फिर बायोलॉजी आने से कैसे डिफरेंट तरह के प्राणी आए, और उन प्राणियों के अंदर हम आज के डेट में सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्राणी हैं। इसलिए तो मैं उसको आईफोन बोल रही हूँ। उसमें एक चीज़ जो मुझे अपनी हमारी चर्चा में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, या मुझे सबसे ज़्यादा दिमाग में याद रहती है, वो ये है कि हम ऐसा प्राणी हैं, ऐसा गैजेट हैं जिसके अंदर कुछ तो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स हैं। मतलब हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बन के आते हैं, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हैं, हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं अगर हमें पता चल जाए कि हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है। और वो कैसे कर सकते हैं? हमारे पास ऐसी भी क्षमता है कि हम अपने प्रोग्राम्स को चेंज कर सकते हैं। या जिसको तूने साइकोलॉजिकल अडैप्टेशन वाला था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कॉन्सेप्ट। हाँ, तो आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी मेंशन करूँगी कि हिस्ट्री में हमने जो भी काम किए उसमें कहीं ज़्यादा हिस्सा हमने अपने आप को प्रोग्राम करने में लगाया है। मतलब हमने अपने आप को बार बार प्रोग्राम किया है, चाहे वो कहानियों से किया हो, बड़ी कोई स्टोरी से किया हो। तो हम कंटिन्यूस अपनी खुद की बिहेवियर, आदतें बदलते रहते हैं, साइकोलॉजिकल अडैप्टेशंस करते रहते हैं। आप अपने उन साइकोलॉजिकल अडैप्टेशंस की वजह से अपने व्यवहार को चेंज करते रहते हैं। तो मुझे काफ़ी गहरा हिट हुआ ये कॉन्सेप्ट कि ना कि हम मतलब ऑब्वियसली हम प्रोग्राम्स हैं, बट हम ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो अपने प्रोग्राम्स को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो हमें प्रोग्राम बता रही है। मतलब गैजेट है अगर ब्रह्मांड के सबसे कॉम्प्लिकेटेड, तो हम ऐसा गैजेट है जो समझते हैं पहली बात तो कि हम गैजेट हैं और हम अपने प्रोग्राम्स को चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपनी एनालॉजी लें, आईफोन की एनालॉजी, तो एक ऐसा आईफोन जो खुद के ही प्रोग्राम को चेंज कर रहा है। मतलब कोई प्रोग्रामर नहीं, बट आईफोन ही खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर रहा है। तो कितनी बड़ी बात है। और उसी चेंज से मतलब हम ये जो चेंज लाते रहते हैं अपने व्यवहार में, उसी को सिविल होना बोलते हैं शायद। कि हाँ, मतलब पहले हम थोड़े जानवरों की तरह रह रहे थे पर धीरे धीरे करके हमने अपने इस तरीके से शायद
अपनी साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन कर ली। जो हम जैसे सिविलाइजेशन या सभ्यता, तो सभ्य होना क्या होता है कि जानवर सभ्य क्यों नहीं है, क्यों इंसान ही सभ्य अपने आप को मानता है। तो तूने बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया ये मुझे, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। मैं अभी सोच रही थी एक्चुअली जब तुमने मुझे मेंशन किया कि सिविलाइजेशन का भाई, तो आपके आज भिड़ते ही 2 सेंट्स आ गए हैं। हाँ, मेरे एक्चुअली 2 सेंट्स ले लो या 2 सेंट्स ले लो। कि सभ्य मनुष्य वो हुआ जो कि अपना व्यवहार बदल पाए। हाँ, जो जिसको हम सभ्यता बोलते हैं उसकी तरफ हम जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रोग्राम्स या हम अपने व्यवहार को चेंज करते रहते हैं। तो हम देखो कैसा गैजेट है। बिकॉज लाइक सभ्यता कोई एक ऐसा मापदंड नहीं है कि हाँ भाई अब सभ्य हो गए। ये इट्स अ कंटिन्यूसली इवॉल्विंग प्रोसेस। तो हर बार हाँ, ये क्योंकि आज से 100 साल पहले जो चीजें थी वो आज की तारीख में हमें लगता है कि ये तो बड़े अनसिविलाइज्ड बिहेवियर हो गया। हो सकता है आज से 100 साल बाद कहीं हमारा कई ऐसा व्यवहार है जो अनसिविलाइज्ड कहलाएगा। तो मनुष्य ही ऐसा प्राणी है कि जो देख के अडेप्ट कर सकता है, अपना खुद का व्यवहार बदल सकता है। तो साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन मैंने गैजेट पे लगाई, हमारे मनुष्य गैजेट पे, तो हम सिविलाइजेशन की तरफ अब निकलेंगे। अच्छा। तो हमने थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल अडेप्टेशंस की पहले भी बात की थी कि कैसे कुछ तो व्यवहार हम में ऑलरेडी है, कोऑपरेशन का व्यवहार है, बट अगर हमें लार्ज स्केल कोऑपरेशन करनी हो तो हमें स्टोरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो युवल नोह हरारी की जो हमने बुक का मेंशन किया था, सेपियंस। सो युवल नोह हरारी बोलते हैं कि कैसे हर तरह की कोऑपरेशन के लिए कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई मिथ या स्टोरी की ज़रूरत होती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम अमेरिका में रहते हैं, तो अब यहाँ करीबन 35 करोड़ लोग रहते हैं। वो कैसे एक साथ काम करते हैं? क्यों? क्योंकि वो सब एक कहानी में विश्वास करते हैं। उस कहानी का नाम अमेरिका है। हम ये नहीं बोल रहे कहानी मतलब कोई झूठ है, नहीं, सच ही है। बट कहानी इन द सेंस कि अमेरिका तो एक शब्द है एक और उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट के पीछे सब मानते हैं कि हाँ हम यहाँ का जो संविधान है उस पर मानेंगे और उस संविधान में ये रूल्स लिखे हैं, सारे ये रूल्स को फॉलो करेंगे। ये कहानी, हाँ ये कहानी है। और ये एस्टैब्लिश हुई थी 1776 जब इनको इंडिपेंडेंस मिली थी, या इनका जब भी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मैं मतलब मुझे आई थिंक ये बहुत अच्छा लगा कि कैसे हम कहानियों के थ्रू साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन कर सकते हैं। मतलब हम अपने साइकोलॉजी को बदल सकते हैं, अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। तो हमने ये भी बात की थी कि कैसे मोरल स्टोरीज पहले आनी शायद स्टार्ट हुई होंगी, कि कैसे गोल्डन रूल का हमने मेंशन किया था कि कैसे गोल्डन रूल का मतलब होता है दूसरों के साथ यही वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप चाहो दूसरे आपके साथ व्यवहार करें। तो मैं बड़ा सोच रहा था एक्चुअली, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि ये मॉरल कहानियाँ आई होंगी। तो मैं बड़ा सोच रहा था, मैं जब छोटा था मुझे याद है मेरे ख्याल से हर कल्चर में एक मॉरल कहानी है बड़ी कॉमन है। बताऊँ कौन सी? शेर आया ये सिर्फ 4 शब्दों में तेरे को कहानी याद आ गई ना, वो एक मॉरल कहानी है। हाँ। तो वैसे ही हम मॉरल कहानी इसी को बोलते हैं ना, मॉरल कहानी। कि कैसे सिखाया जाता है बच्चों को कि एक लड़का था जो बोलता था शेर आया, तो गांव वाले उसके साथ आए, भाई कहाँ आ गया शेर? हाँ। शेर निकला नहीं, झूठ बोल रहा था। फिर उसने एक दिन बोला शेर आया, गांव वाले आए उसके साथ कि कहाँ भाई शेर कहाँ? झूठ बोल रहा था, शेर नहीं निकला। एक दिन शेर आ गया, कोई नहीं आया उसकी मदद करने। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, सबको सुनाई जाती है, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉरल सार है। वो सार ये है कि झूठ मत बोलो, लोग तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। सही बात है। इसी तरह की मॉरल कहानियां ऐसी मॉरल कहानियां बनाई गई। आपको पहली बात तो कहानियों के रूप में याद भी जल्दी रहती है, याद रहेगी तो लोग आगे फॉलो करेंगे, अपना बिहेवियर चेंज करेंगे। क्या पता है इस कहानी के पीछे भी कुछ तथ्य हो, ऐसे हुआ होगा कि कोई बहुत पुराना मनुष्य होगा तो किसी समझदार आदमी ने बोला कि इसको बार बार बताया जाएगा। सही बात, ऐसे ही हुआ होगा शायद। ठीक है, तो सो वेयर आर वी एट राइट नाउ बिफोर वी इवन स्टार्ट? अभी हम अपनी जर्नी में कहाँ हैं? तो देखो हमने एक और चीज़ें मेंशन की थी कि 70 और 80,000 ईयर्स पहले, 70-80 हज़ार साल पहले, आज से 70-80 हज़ार साल पहले कुछ हमारे मनुष्य जो उस टाइम पे थे, अफ्रीका से निकले और जगह जगह पे गए, उनमें कुछ ऐसा चेंज हुआ जिसको हमने शायद हमारे इंटेलिजेंस वाले पॉडकास्ट में हमने एपिसोड में हमने जिक्र किया था। उसको कॉग्निटिव रेवोल्यूशन बोलते हैं युवल नोह हरारी, कि उस टाइम पे शायद हमारे कॉग्निटिवली ऐसे चेंजेस आ गए थे कि हम काफी इंटेलिजेंट थे और हम कोऑपरेशन भी कर रहे थे, भाषा यूज करने लगे जो आज तक यूज कर रहे हैं। हमने पूरा एक एपिसोड इस पे किया कि भाषा का यूज कर रहे थे, हम म्यूजिक का यूज कर रहे थे, हमारे में कल्चर था एक तरह का। कितनी अजीब बात है, जो हमारा मुंह
भगवान ने दिया खाने के लिए, हमने उसी मुंह और उसी जीभ और उसी होठ का प्रयोग किया भाषा बोलने के लिए। और ये भाषा बहुत बड़ा एक टूल है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि भाषा के प्रयोग से ही हम कितनी चीजें ऐसे शेयर कर पाते हैं, नहीं तो इशारों में तुम कितना तक कर लोगे। नहीं, सही बात है। पता है मेरे साथ कई बार ऐसी चीज हो जाती है, मैं टीवी देख रहा होता हूँ, लोग बोल रहे होते हैं, जैसे टीवी में कोई पिक्चर चल रही है, कोई दो किरदार हैं बात कर रहे होते हैं आपस में, तो कई बार पता नहीं क्या होता है, मैं ना उनकी जो वाणी है ना उस पर फोकस करने लग जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कितनी अजीब चीज है ये एक बंदर अपने मुंह से आवाज सांस ले रहा है, आवाजें निकाल रहा है, और दूसरा बंदर उन आवाजों में कोई मतलब ढूंढ रहा है। हाँ। पर देखा जाए कोई जानवर अगर उसे देखे, हम ये जानवर कोई वीडियो देख ले, तो वो तो ये देखा कि एक दूसरे को देख के आवाजें क्यों निकाल रहे हैं। और देखा जाए तो जानवर भी तो निकालते हैं, उनकी इतनी शायद हमारी जितनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमारे पास बहुत शब्द, क्या बोलते हैं, शब्दावली मतलब वोकैबुलरी शायद हमारी बहुत ज़्यादा है, क्या पता, मतलब शायद I'm sure लाइक जानवरों की भी होगी, पर हमारे पास और भी एक क्षमता है लैंग्वेज के अलावा, वो है कॉन्सेप्ट्स या स्टोरीज जो एग्जिस्ट नहीं करती हमारे सामने, मतलब प्रत्यक्ष में नहीं है, उनके बारे में भी हम बात करते हैं और हम शेयर कर सकते हैं उन आइडियाज को। मैं समझा। तो वो भी एक बहुत बड़ी क्षमता है, उसी के थ्रू हम स्टोरीज, जैसे अभी हम दोनों बातें कर रहे हैं, अभी हम सिविलाइजेशन और ये वो अमेरिका, गूगल, ये सारी चीज़ों की बातें कर रहे हैं, ये हमारे सामने कुछ नहीं है। तो अब कोई किसी जानवर के सामने कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ की बात नहीं कर सकते हम, जो प्रत्यक्ष में नहीं है। और हम तो ऐसे हैं कि वो कि आज शाम को क्या खाना है। अब खाना नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो ऐसी चीज की बात करें जो बाद में आएगा, अभी कुछ दिख नहीं रहा है। तो इससे बड़ा अच्छा पॉइंट बोला तुमने, क्योंकि देखो इससे क्या प्रूफ होता है कि हम प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर की, क्योंकि अभी एग्जिस्ट नहीं करता कुछ। तो सोचो ये हंटर गैदरर्स जो होंगे, ये एक टाइम पे ऐसा हुआ कि बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत स्किलफुल थे। हमने अपने मॉरल ट्राइब्स वाले पॉडकास्ट में ये भी मेंशन किया था कि उनकी पूरी लाइफ के बारे में बेसिकली, कि कैसे वो ट्राइब्स रहते होंगे और उनकी मतलब उनकी लाइफ कितनी रिच होती होगी इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट मटेरियल एस्पेक्ट्स, मतलब उनके पास खाने की कोई कमी नहीं थी, दे वर वेरी अफ्लुएंट इन टर्म्स ऑफ देयर मटेरियल लाइफ। मतलब मटेरियल लाइफ हमारे जैसी ऑब्वियसली नहीं थी, अब हमें लगता है कि नहीं उनकी थोड़ी मटेरियल लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी थी, बट उनके पर्सपेक्टिव से तो वो तो अपनी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अफ्लुएंट रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम से पहले कभी मनुष्यों के पास उतनी भी सुविधाएं नहीं थी जितनी उनके पास। हाँ, डरे रहते होंगे ना कि कोई ना कोई हमारा शिकार करता रहता होगा, और ये अब इतने पावरफुल हो गए थे कि दूसरों का शिकार कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि 70,000-80,000 ईयर्स से लेके लास्ट 20,000 15,000 ईयर्स तक ये हमने पूरी कहानी हमने कई पिछले एपिसोड्स में कवर की। अच्छा, इसको युवल नोह हरारी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। कि मतलब ये 70,000 साल पहले हमारे ऐसे कोई बल्ब चमका, जैसे कार्टून्स में दिखाते हैं ना, ऐसे बल्ब चमकता है, कुछ चमका कि हाँ भाई एकदम आवाजें निकालने लगे, भाषा सब चीजें कर रहे हैं। तो करीबन 50,000 साल तक हमारा कॉग्निटिव रेवोल्यूशन चला, जिसमें हमने कहानियों का प्रयोग करके, भाषा का प्रयोग करके, मीम्स का प्रयोग करके अपनी अपनी मॉरल स्टोरीज बना ली, कोऑपरेशन कर ली, गुटों में रहने लग गए और गुटों में रह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अल्टीमेटली ये ऐसे स्टेज पे थे, मतलब मनुष्य हमारे पिछले 15,000 साल पहले तक, जिनको हम अफ्लुएंट फॉरेजर्स का जिनको हमने नाम दिया था, और उनका इम्पैक्ट फिर हमने डिस्कस किया लास्ट 2 एपिसोड में। तो कि ये सब लोगों को लगता है कि नहीं ये तो ऐसे जंगलों में घूमने वाले जानवर थे, बट ऐसा नहीं है, इनका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा है। हाँ, तो इन्होंने अपने आसपास के नेचर को चेंज किया है, मतलब जानवर, और ये देख लो ना आज की तारीख में ये हमने पूरी अपनी धरती का नक्शा बदल दिया है, मतलब सिर्फ पिछले 200-300 सालों में। तो ये कारनामा शुरू हुआ था करीबन वो पिछले 70,000-80,000 70,000 से चले जा रहा है। तो अब हम अपनी कहानी में कुछ 15,000 साल पहले या 12,000 साल पहले तक आ गए हैं। आज से 12,000 साल पहले तक आ गए हैं। क्या चल रहा है 12,000 साल पहले? कैसा है तापमान? हाँ। वो भी बड़ा अच्छा मेंशन किया। तो अब काफ़ी चीज़ें बदलने लग गई हैं अगेन, और हमने हमारे इवोल्यूशन की बात की थी कि कैसे इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या था, नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर
सिलेक्ट करा है। नेचर मतलब बदलता है तो अपने आप प्राणी है उनको एडजस्ट करना पड़ता है। जो एडजस्ट कर लेते हैं, जो अडेप्ट कर लेते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं, है ना। कौन जानवर पनपेगा ये चुनाव प्रकृति करती है। हाँ, तो उसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। तो डार्विन का सिद्धांत कहीं ना कहीं मुझे मतलब इस भाषा से बोला नहीं जाता इसको, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं 12,000 ईयर्स पहले उन गुटों में से फॉरेजर्स जितने हंटर गैदरर्स, अफ्लुएंट फॉरेजर्स जो स्टिल हंटर गैदरर्स थे, मतलब हंटिंग कर रहे थे, फॉरेजिंग कर रहे थे, उसमें से कुछ इंसानों ने कुछ ऐसा अडेप्टेशन किया कि वो थोड़े और स्ट्रॉन्ग और या पावरफुल बन गए अपने हंटर गैदरर और फॉरेजर्स से। अच्छा, ये बताएगी। हाँ। तो कुछ बताते हैं कि 12,000 साल पहले क्लाइमेट थोड़े गर्म होने शुरू हो गए थे, थोड़े और मतलब पहले ज़्यादा ठंडे रहते थे। हमने बात की थी आइस एज की, 70,000 ईयर्स पहले आइस एज थी, और एक पीक अभी 10,000 ईयर्स पहले तक, एक पीक अभी 10,000 ईयर्स पहले हुई है। तो उसके बीच में आइस एज ही चल रही थी। तो 12,000 ईयर्स पहले थोड़े टेम्परेचर डाउन होने शुरू हुए थे, मतलब और शायद 10,000 ईयर्स तक काफ़ी फिर भी ठंड रही होगी, बट फिर उसके बाद में ड्रास्टिकली टेम्परेचर कम होने लग गए। अच्छा। तो कुछ 10,000 ईयर्स पहले इन डेट्स के आसपास ही बताते हैं कि साइंटिस्ट ने पाया कि हमारे क्लाइमेट्स काफ़ी गर्म होने लग गए थे। अच्छा। और हमें पता है कि इक्वेटर के आसपास, मतलब हमारी अर्थ ऐसे फूली हुई है, मतलब ऐसे गोल है, तो इक्वेटर के पास ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, सीधी पड़ती है ना, सीधी पड़ती है रोशनी, तो उधर टेम्परेचर वार्म पहले होने स्टार्ट हुए होंगे। एक ये वजह रही होगी कि कुछ नया हमारे मनुष्यों ने किया उस टाइम पे। एक सेकंड वजह ये बताते हैं क्या, कि मैं समझा नहीं, मैं तो, बताती हूँ कि किया क्या। पहले देख रहे थे वातावरण में चल क्या रहा था। अच्छा, तो तू ऐसा समझा रही है कि हाँ, पहले तू सेटिंग कर रही है। सेटिंग कर रही हूँ मैं, आई एम सेटिंग द स्टेज फॉर समथिंग न्यू टू हैपन। अच्छा। तो हमने, याद है ओरिजिन स्टोरी, हमने डेविड क्रिश्चियन जो थे उनका जिक्र किया था कि कैसे उन्होंने हर स्टेप पे एक नया कुछ गोल्डीलॉक्स सिचुएशन बताई। हाँ, गोल्डीलॉक्स राइट, कि गोल्डीलॉक्स क्या थे कि कुछ ऐसी नई कंडीशंस बनी कि कुछ नया कॉम्प्लेक्स या कुछ इमर्ज कर सकता था। अच्छा, मैं समझा। तो मैं उन गोल्डीलॉक्स कंडीशंस की बात कर रही हूँ अभी कि क्या ऐसा हुआ 10,000-12,000 ईयर्स पहले कि कुछ नया आया। तो एक तो तूने बताया कि जैसे आज से 12,000 साल पहले से पृथ्वी पूरी जमी पड़ी थी, आइस एज थी, तो थोड़ी वार्म पर करीबन 12,000 साल पहले हम देखते हैं कि फॉर सम रीजन धरती थोड़ी गर्म होने लगी। ठीक है। और एक ये बताते हैं चीज़ कि अफ्लुएंट फॉरेजर्स से हम, ठीक है, मतलब हमारे पास खाने पीने की तो कमी नहीं थी। ठीक है। और हम अफ्लुएंट होते ही सबसे पहले कोई भी जानवर, कोई भी स्पीशीज क्या करेगी, और अपने बेबीज पैदा करेगी, क्योंकि इवोल्यूशन का खेल ही वही है। हाँ? कि करना क्या है, प्रोपेगेट योर जीन्स। तो शायद पॉपुलेशन भी बढ़ गई होगी। अच्छा। तो हो सकता है पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, तो दे हैड टू डू समथिंग न्यू। उसकी वजह से हो सकता है कुछ उन्होंने नया करने की ट्राई की होगी। प्लस एक और रीजन ये बताते हैं कि धरती गर्म हो रही थी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, और हमारी इंटेलिजेंस, हमारी कलेक्टिव इंटेलिजेंस भी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हमने शायद कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज हमने इजाद कर ली थी कि हम कुछ नया कर सकते थे उन इनोवेशंस के साथ। ठीक है। तो अब वो इनोवेशन थी क्या जो हमने नया किया क्या ऐसा, वो था एग्रीकल्चर। ओ अच्छा, हाँ, ये पढ़ा तो था कहीं। तो एग्रीकल्चर अपने आप में मतलब कई अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि इससे पहले खेती बाड़ी थोड़ा ना कर रहा था कोई। घूम रहे थे जंगलों में, अपना खाना बटोर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, कुछ मिल रहा है तो ठीक है। अच्छा। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, थोड़ा टाइम रुकते हैं वहाँ पे, जब तक काम चलता है तब तक चलाते हैं, फिर नेक्स्ट जगह मूव कर जाते हैं। ये चल रहा था फर्स्ट टाइम। हाँ यार, ये तो मैं कभी सोचता ही नहीं कि किसके दिमाग आएगा कि हाँ ये लेते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, कुछ निकलेगा थोड़े टाइम बाद। तो कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि डेविड क्रिश्चियन फॉर एग्जांपल, आई रिमेंबर उनकी बुक में ही सेड इट वाज अ मेगा इनोवेशन। हाँ यार, डन बाय ह्यूमंस। जमीन में से खाना निकालने लगा कौन और जानवर करता है कि जी हम अपना खाना खुद बनाएंगे निकालेंगे। हाँ, मतलब अभी तक तो हम जाके तोड़ रहे थे, बट फर्स्ट टाइम हमने प्लांट्स को मैनिपुलेट करना शुरू किया, अपने अकॉर्डिंग उनको वहां लगाना शुरू किया जहाँ पे हमें चाहिए। यहाँ लगाते हम नहीं जाएंगे खाने तक, खाना हम तक आएगा। मतलब बॉन्ड है, तरीके से समझ लो। हाँ सही। तो देखो, डेविड क्रिश्चियन तो बोलता है मेगा इनोवेशन थी,
मैं एक और अभी रिसेंटली एक्चुअली बुक पढ़ रही थी जिसका नाम है, अगेन इट्स अ वेरी वेरी फेमस बुक, द बुक्स नेम इज गन्स जर्म्स एंड स्टील। गन्स जर्म्स एंड स्टील, ये कैसी किताब है? बहुत फेमस किताब है ये। इनफैक्ट जो हमने पहले भी एक मेंशन किया था 6th एक्सटेंशन बुक का कि वो पुलित्जर प्राइज विनिंग थी, ये बुक भी पुलित्जर प्राइज विनर रह चुकी है। और तो इस बुक के अंदर किस बारे में है ये बुक? एग्रीकल्चर पे ये, हाँ, बुक बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। ये बुक अपनी हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में ही है। अच्छा। बट ये एक अलग पर्सपेक्टिव लेती है अपनी ह्यूमन हिस्ट्री का। मतलब ये बता रही है कि कैसे गन्स, मतलब हमारे पास जो टूल्स जो हमने इजाद किए, जर्म्स, और जिसके पास इनोवेशन थी जैसे स्टील जैसा कुछ हमने इनोवेट किया, कैसे उन सिविलाइजेशंस ने धरती का नक्शा बदला। तो उसके बारे में on these three things. हाँ, सो ये एक्चुअली इसी टाइम के आसपास ही स्टार्ट होती है कि कैसे जब हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी थी तो कैसे कुछ सोसाइटीज़ थोड़ी एडवांस हो गई और कुछ सोसाइटीज़ थोड़ी पीछे रह गई, क्या रीज़न है। तो वो ये रीज़न एक्सप्लोर करते हैं। एंड उनका मानना ये है लार्जली कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, गन्स और जर्म्स और स्टील, जिसने सिविलाइजेशन का नक्शा बदला और उन सोसाइटीज़ का नक्शा बदला जिन्होंने ये पहले अडेप्ट कर ली या अडॉप्ट कर ली। तो वो बोलते हैं कि एग्रीकल्चर वॉज एन इवोल्यूशन। एक तो बोलते हैं मेगा इनोवेशन था और एक बोलते हैं इवोल्यूशन। तो कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं था कि एक दिन आइडिया आया कि हाँ चलो उगाते हैं कुछ, तो उगा लिया। इवोल्यूशन मतलब ये कि नेचुरल फोर्सेस थे, क्लाइमेट चेंज हो रहा था, पॉपुलेशन का प्रेशर था, और हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस भी थी, हमने देख लिया था कि हाँ ये ऐसा किसी प्लांट में पानी डाला तो वो जल्दी उगता है, या फिर कुछ हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी थी, हमारे पास बर्तन रहने लग गए थे। तो हमें अब कोई और जानवर ऐसा नहीं बनाता, सोचो कोई टूल्स नहीं यूज़ करता किसी चीज़ को भी मैनिपुलेट करने के लिए, और हम नेचर को भी मैनिपुलेट करना हमने स्टार्ट कर दिया। तो उनका मानना ये है कि धीरे धीरे एक मतलब ये चीज़ें आई तो हम बेसिकली एक तरह से इवॉल्व कर गए। एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ मनुष्यों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं था कि एक दिन सारे मनुष्यों ने बोला कि चलो नहीं। अब हम खेती बाड़ी करेंगे। हाँ, या फिर कुछ सोसाइटी ने ढूंढ लिया कि अरे ये तो अच्छा लग रहा है, चलो कल से उगाते हैं। ऐसा नहीं, कुछ शायद गलती से, मतलब उन्होंने पाया बाय मिस्टेक, कुछ पाया कि हाँ अरे ये तो ठीक लग रहा है, कुछ ये उग गया तो चलो इसके आसपास कुछ उगा लेते हैं। या फिर ये भी नहीं सोचा, वो पता नहीं शायद कई सालों कई जनरेशंस लग गई होंगी ये समझने में कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है कि एक जगह पे कुछ प्लांट्स उगाते हैं ताकि उनका जो भी आउटपुट आएगा हम खा लेंगे। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा मुझे। अच्छा, मैं समझा तेरा पॉइंट कि एवोल्यूशन क्यों है, क्योंकि इससे पहले तो हो ही नहीं सकता था ना। अगर पृथ्वी जमी हुई थी तो कैसे करते खेती बाड़ी? रहते जो भी कर रहे थे। ओह, एंड देन आई थिंक नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। तूने बताया था कि एवोल्यूशन में 2 चीजें जरूरी होती है, एक तो ऑर्गेनिज्म, दूसरा एनवायरनमेंट, नेचर। दोनों ही चीजों का संतुलन होना चाहिए। और जो सोसाइटीज या जो मनुष्य या जो जानवर, इवोल्यूशन का क्या खेल है, जो जानवर अपने नेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेगा, करेक्ट, और अगर उसकी अडेप्टेशन इतनी अच्छी है कि वो नेचर में मतलब नेचर के अंदर उसको एडवांटेज मिल रहा है, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम कहीं देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सोसाइटीज ने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसी अडेप्टेशन की है जिसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, जो एक बेसिकली इज अ रिजल्ट ऑफ एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। आई सी। सो यू आर ट्रीटिंग ह्यूमैनिटी as at the level of the species and then you're taking agriculture as if it's an adaptation. जैसे एक इंसान की जब आंखें आ गई, या मतलब जैसे किसी प्राणी की आंखें आ गई, तो it was an adaptation, it was an evolutionary leap. वैसे ही तो बोल रही, if you take all of humanity at the species level, तो agriculture is like an adaptation. तो वो भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली उन्होंने एडेप्टेशन नहीं बोला, ये थोड़ा मैं अपने 2 सेंट्स लगा रही हूँ। 2 सेंट पे 2 सेंट आ गए। इवोल्यूशन बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ से सब कनेक्शन बन गया, क्योंकि हमने इवोल्यूशन की बहुत बातें की। तो हुआ क्या अब इस दौरान, हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर, इसी चीज़ को हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन बोलते हैं, और युवल नोह हरारी इसको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन बोलते हैं कि ये अपने यहाँ पे रेवोल्यूशन था। जैसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन था 70-80,000 ईयर्स पहले, ऐसे ही कुछ 12 या 10,000 साल पहले के आसपास कुछ मनुष्यों ने ये एक अलग तरह का रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, जिसको हम एग्रीकल्चर। रेवोल्यूशन वर्ड ना मैंने बहुत सुना है बचपन से, इसका कोई
स्पेसिफिक मतलब होता है क्या रेवोल्यूशन? कई चीज़ों के आगे लगाते हैं, लाइक कोई प्रोटेस्ट चल रहे हो, कुछ चल रहे हो, तो इट इज़ अ रेवोल्यूशन. तो लाइक व्हेन डू साइंटिस्ट यूज द वर्ड रेवोल्यूशन? That's a very good question. I wonder if I think कुछ फंडामेंटल चेंज आए कहीं पे हमारे व्यवहार में, किसी चीज में, मतलब हाँ व्यवहार में या हमारे as it pertains to us as humans, I'm guessing, क्योंकि तूने शुरू में जैसे बोला था, तूने एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन देने की कोशिश की कि सभ्यता एक तरीके से हम अपना जब व्यवहार बदल लेते हैं तो धीरे 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 हम सभ्य होते हैं. तो शायद रेवोल्यूशन वही है जब हम अपना व्यवहार बहुत फंडामेंटल लेवल पे चेंज कर ले, तो मे बी दैट्स, और उसकी वजह से कुछ ऐसी चीजें होने लग गई हो जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, वो रेवोल्यूशन हो गई. मतलब इट इज, दैट्स अ गुड पॉइंट. इट्स लाइक हाउ द अर्थ revolves around the sun, basically. Let's try. Okay Google, what does revolution mean? Here's the definition of revolution: a forcible overthrow of a government or social order in favor of a new system. ये थोड़ा पॉलिटिकली समझा रहा है कि ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट वगैरह, बट आई थिंक इट मेक्स सेंस. जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ कि ये गवर्नमेंट तो जा ही नहीं सकती थी और एकदम से वो गवर्नमेंट पलट जाए पूरी. तो एक कोई ड्रास्टिक चेंज, मतलब कुछ ऐसा फंडामेंटल चेंज आ गया जो पहले कभी था ही नहीं. करेक्ट. तो अभी देखो एग्रीकल्चर के दौरान, मतलब ये तो मोटा मोटा सबको पता है कि एग्रीकल्चर के दौरान क्या हुआ, बट आई थिंक इसको बड़ा अच्छे से अगर एक ही शब्द में से संक्षिप्त में बताऊं कि हुआ क्या, तो वो था एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हमने अपनाया, या फिर एक तरह से समझ लो साइकोलॉजिकल या अडेप्टेशन ही समझ लो, हमने बिहेवियरल चेंज किया. क्या था वो था डोमेस्टिकेशन. मतलब ओके गूगल, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड डोमेस्टिकेट? On the website etymondline.com they say 1630s of animals convert to domestic use tame. हाँ, मैंने भी इसी कॉन्टेक्स्ट में सुना है कि जब जानवरों को हम डोमेस्टिकेट कर लेते हैं, मतलब जैसे जंगली जानवरों को जब हम पालतू बना लेते हैं, आई थिंक द हिंदी वर्ड फॉर डोमेस्टिकेट इज पालतू ना? नहीं, हाँ, मतलब पता नहीं शायद पालतू है. तो डोमेस्टिकेट एक्चुअली, मुझे इससे कुछ अच्छा सा आंसर एक्सपेक्ट है, पर आई थिंक ये बता रही थी कि इट इज अटैच टू होम. सो इसका कुछ ऐसे लैटिन या ओरिजिन जो है वर्ड का, डोमेस्टिक आई थिंक. अच्छा, तो एटिमोलॉजी पे जा रही हूँ. वो होता है रिलेटेड टू होम. सो इट्स द वर्ड स्टेम्स फ्रॉम होम. तो हम जानते हैं एग्रीकल्चर में क्या है, हमने कुछ प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया या कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया अपने यूज के लिए. एक्चुअली दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू लुक एट इट कि एग्रीकल्चर क्या है, हमने प्लांट्स को और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर लिया बेसिकली. पहले हम अपना खाना ढूंढने के लिए दूर दूर फिरते थे, जंगल फिरते थे. अब खाना हम अपने पास लेके आए और उनको बेसिकली एक तरह से शेल्टर करना शुरू किया. इसको एक्चुअली युवल नोह हरारी बड़े जोकिंगली एक चीज़ बोलता है कि अगर हम पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो एक पर्सपेक्टिव ये भी है, सिर्फ मनुष्य का पर्सपेक्टिव से ना देख के अगर हम प्लांट्स या जिन प्लांट्स को हमने डोमेस्टिकेट किया उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो कहानी अलग ही नज़र आएगी. तो वो एग्जांपल देते हैं कि कैसे वीट राइस और गेहूं और चावल या बार्ली, मतलब कॉर्न को बोलते हैं बेसिकली. तो कैसे इन 3-4 प्लांट्स ने हमने इनको डोमेस्टिकेट नहीं किया, इन प्लांट्स ने हमें ह्यूमंस को डोमेस्टिकेट किया. क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो प्लांट्स तो फिर भी नेचर में ही थे. घर में कौन गया? हम घर में गए. तो मुझे वो अच्छा लगा. अच्छा, मैं समझ गया तू क्या कहना चाह रही है कि प्लांट्स के पास ही रहते हैं हम. हाँ. तो हमें प्लांट्स ने डोमेस्टिकेट कर लिया कि ये जो मनुष्य ना हमारे पास ही रहेंगे. वो बोल नहीं सकते. हाँ. पर अगर वो सोच सकते होंगे तो वो आज हंस रहे होंगे. और सोचो कि इन मनुष्यों को लगता है कि हम गेहूं को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया. एक्चुअली कहानी उल्टी है. और कैसे उल्टी है देख लो. मतलब वो एग्जाम्पल बड़ा एलैबोरेट करके बताया तो मुझे बड़ी हंसी आई इस चीज़ पे. कैसे देखो वीट अपने जंगल में उग रही थी, उसको कुछ मिल रहा था, उसको इनफैक्ट जगह भी नहीं मिल रही थी अच्छे से उगने के लिए. उसको एक ऐसा प्राणी मिल गया जो उसको स्पेशल जगह देता है. ठीक है, उसको स्पेस की कमी नहीं है. अब उसके आसपास कोई और प्लांट उगते हैं तो हम उसको उखाड़ते हैं कि नहीं
उसको पानी की कमी होती है तो उसको पानी देते हैं, वो उसको पानी मिलता है, उसको बढ़िया सनलाइट मिलती है, उसको खाद देते हैं, टेक केयर ऑफ इट। हम उसको खाद देते तो हैं। अगर पहले गेहूं की पॉपुलेशन होगी x तो हमने 1 मिलियन x 1 बिलियन x 1 ट्रिलियन x कर दी। और सोचो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वही है खेल कि किसकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़े। अरे वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव लगा मुझे। तो मुझे लगा कि असली खिलाड़ी तो गेहूं निकला। असली खिलाड़ी तो गेहूं निकला या राइस निकली, उसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तू कहना चाह रही कि आज से 12,000 साल पहले मुश्किल से थोड़े गेहूं के थोड़े पेड़ जंगली पेड़ में दिख जाते होंगे। आज देखो गेहूं है। आज यहाँ से अगर अभी अपने यहाँ से जाओ बाहर, दूर दूर तक सिर्फ गेहूं नजर आएगी या फिर राइस नजर आएगी। ऐसा कभी नहीं हुआ गेहूं और राइस के साथ उनकी पूरी हिस्ट्री में। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। तो मुझे लगा हाँ सही बात है, डोमेस्टिकेट तो हुए हैं, बट एनीवे चलो वो तो था पर्सपेक्टिव वीट का। बट अगर एक्चुअली देखा जाए, देखो ह्यूमंस ने क्या किया एट अ सोशल एट अ सोसाइटल लेवल, लाइक हमने एज अ सोसाइटी हमने इकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से जो हम डेविड क्रिश्चियन का पॉइंट ऑफ व्यू लें अगर, कि कैसे हम पूरी इकोलॉजी में कैसे सबसे पावरफुल बने। जैसे हमने पहले याद है फोटोसिंथेसिस का जिक्र किया था कि फोटोसिंथेसिस अपने आप में प्लांट्स के लिए एक बोनांजा था, कैसे उन्होंने सनलाइट से डायरेक्ट एनर्जी कंज्यूम करनी शुरू कर दी। सन के साथ कांटेक्ट रखा उन्होंने, हम किसी के थ्रू नहीं जाना चाहते। उसी तरीके से कुछ समझो कि ह्यूमन बीइंग्स का भी एक बोनांजा लगा जब इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। क्योंकि अब इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर प्लांट्स या गोइंग इन द फॉरेस्ट टू सीक कि हाँ अच्छा ये वाला प्लांट खा लें, ये फ्रूट खाना है, उन्होंने एक अपनी जगह बना ली कि हाँ यहाँ पे ये उगाएंगे, जो जब ये पूरा इसके फ्रूट लग जाएंगे तो हम इसको खा लेंगे, या ये वीट जब पूरी हो जाएगी तो हम इसको खा लेंगे। तो हमने अल्टीमेटली क्या किया, वो जो वाइल्ड जो उग रहे थे कुछ ये चीज़ें, जंगली गेहूं, उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपनी कंजम्पशन के लिए। तो हमने अपनी एनर्जी मल्टीप्लाई कर दी एक तरह से। और हम प्लांट्स की तो एनर्जी आई रही है सन से, तो उसकी हमने डायरेक्ट एनर्जी कंज्यूम करनी स्टार्ट कर दी। तो हमने एक्चुअल में एनर्जी का बोनांजा लगाया अपने लिए। एनिमल्स के यूज़ की वजह से तो और भी ज़्यादा लगाया। आप सोचो एनिमल्स का यूज़ जब हमने करना शुरू किया तो कई इसको साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमने इनडायरेक्ट एनर्जी यूज़ लेनी शुरू की। एनर्जी क्या है, सन से आ रही है अल्टीमेटली, तो वहीं से आ रही है सारी एनर्जी। प्लांट्स में जाती है, एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स पहले प्लांट्स को खाते हैं, फिर कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाते हैं, फिर हम कार्निवोर्स को खा लेते हैं। तो हमने सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, उनको वर्क के लिए भी यूज़ करना शुरू किया। सोचो हमने काउज और जो कैटल जो होती है, हॉर्सेस होते हैं खेत जोतने के लिए, तो हमने उनकी एनर्जी सिर्फ डायरेक्ट ऐसे मतलब खाने के कंजम्पशन के लिए नहीं, इनडायरेक्ट मतलब उनका यूज़ करके जो उसका प्रोड्यूस आता है उसके लिए भी लगाई। और सोचो तभी देखो हम इस शब्द का यूज़ करते हैं हॉर्स पावर। आज के डेट में तो हॉर्स पावर यूज़ होती है एज अ शब्द। पावर यानी एनर्जी का एक टर्म है। कहाँ से आया, घोड़े से ही आया। हाँ सही बोलिए, मैं कभी सोचा नहीं। गाड़ियों के दिखाते हैं कि जी 2000 हॉर्स पावर की है ये इंजन है, तो वो क्यों गिन रहे हैं? क्योंकि पहले तो भाई घोड़ों में होती थी पावर। और उसका सोचो इतना फंडामेंटल यूज़ है कि हमने पहली बार अगेन पूरी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कोई एक ऐसा प्राणी आया है, एक ऐसी स्पीशीज है जो दूसरे प्राणी का इनडायरेक्ट यूज़ करता है और कई तरीके से यूज़ करता है। सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं, मतलब मिल्क हो गया, मीट हो गया, काम के लिए भी, वर्क के लिए भी यूज़ करते हैं। हम उसको हल जोतने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। वो तो पहले ही करने लग गए थे, बट वर्क के लिए कभी नहीं हुआ यूज़ कि उसको बांध के रखते हैं। और उससे मतलब और भी चीज़ें आती हैं, जैसे वूल हो गया, यहाँ अपने क्लोथिंग हो गई, वो भी कितना कुछ। तो हमने अपनी एनर्जी कंजम्पशन कैसे प्लांट्स और एनिमल्स से निकाली, ये तो अपने आप में इनोवेशन ही है सही में। किसके दिमाग में आया होगा, समझा कि क्यों बोला। शीप और गोट को बैठाओ, उसका मिल्क निकालते हैं और उसके जो बाल हैं उससे हम अपने कपड़े बनाते हैं। अरे ये तो भयंकर रेवोल्यूशन है यार। बाकी तो एकदम जंगल में जो जानवर होंगे परेशान होंगे, भाई चल क्या रहा है बाहर। ये सबका यूज हो रहा है। ये तो यार मतलब ये तो अपना काम भी निकलवा रहे हैं, खाना भी उगा रहे हैं, चल क्या मतलब गजब। इनफैक्ट एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है विच ओके गूगल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक मैमल्स टुडे? Oh, ये देखो, this is interesting. Wild mammals are just 4% of mammals population.
96% ऑफ मैमल्स कौन होते हैं? गाय, सारी मैमल्स, मतलब अर्थ पे एक्चुअली ज्यादातर मैमल्स तूने बताया था जिनके मतलब मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और जो अपने बच्चों का लाइव बर्थ करते हैं, लाइक अंडों के थ्रू नहीं। और धरती पे, मतलब धरती पे रहने वाले ज्यादातर जानवर मैमल्स हैं, एक्सेप्ट फॉर बर्ड्स जो अपने अंडे देती है। 96% ऑफ दोज मैमल्स आर डोमेस्टिकेटेड टुडे। इमेजिन दैट। और जस्ट 10-12 हज़ार साल पहले इसका नंबर 0 होगा। मतलब ये सब वाइल्ड थे, मतलब पिग से लेके, हॉर्सेस से लेके, काउस से लेके, बफलो से लेके, शीप, गोट। हम इनमें से एक थे। आज से 12,000 साल पहले अगर कोई हम बात करते ना, जैसे पीके मूवी में दिखाया एलियन, मान लो वैसे कोई पीके आ जाता एलियन, और वो देखता तो बोलता हाँ भाई बहुत सारे जानवर हैं, उनमें से एक मनुष्य भी है, ये भी एक तरह के मैमल नजर आ रहे हैं। देखो मतलब उन सारे जानवरों पे हमने ऑलमोस्ट राज ही कर रहे हैं 96%। और वो इसलिए ज्यादा है और डोमेस्टिकेटेड है क्योंकि हम वाइल्ड में रहे ही नहीं, छोड़ते ही नहीं ह्यूमंस। और वो 4% शायद जितने हैं वाइल्ड वाले, वो भी शायद म्यूजियम्स में होता, पता नहीं ज़ू में या म्यूजियम। हाँ, तो मतलब कितनी अजीब चीज़ है कि ऐसा हमने पूरी एक पूरी स्पीशीज़ नहीं, एक्चुअली मैमल्स तो उससे भी हायर कैटेगरी ऑर्डर होगा ये, मतलब ऑर्डर होता है या फिर कुछ फैमिली जॉनरा, एग्जैक्टली जॉनरा वगैरह। तो उस लेवल पे हमने पूरे अर्थ का देखो पूरा नक्शा ही बदल दिया। That is quite literally true। हमने अर्थ का नक्शा बदल दिया, बिकॉज अगर सैटेलाइट से भी देखते होंगे तो 12,000 साल पहले से अगर आप देखो तो हमने पूरा नक्शा ही बदल दिया। और हम भी काफ़ी बदले एक्चुअली उसकी वजह से। तो बताते हैं कुछ, अगेन 10,000 साल पहले जब हमने इनका, सोचो ना एक जानवर का अगर आप कुछ भी कंज्यूम करने लगोगे, मीट तो पहले ही खा रहे थे, बट अगर समझ लो मिल्क कंज्यूम करने लगोगे तो कहीं ना कहीं आपको बायोलॉजिकली भी उसको पचाने के लिए कुछ तो चेंजेस लाने पड़ेंगे। हाँ, जैसे कई लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं। हाँ, उसका मतलब उनको पचता नहीं है दूध। पचता नहीं है। कई लोगों को वीट नहीं पचती, वीट इंटॉलरेंट है, सोचो। हाँ, तो यार अपन तो, मेरी तो मम्मी हमें बोलते हैं हम तो अन्न के कीड़े हैं। सही में हम अन्न अगर नहीं आएगा तो फिर खाएंगे क्या? पर है देखो ये भी तो कहीं ना कहीं 10,000 साल पहले ह्यूमंस भी बिकॉज ऑफ आर लाइक दिस अडेप्टेशन जेनेटिकली थोड़े से चेंज हुए। तो हमारे पास एक जीन था जो पहले नहीं था, इससे पहले 10,000 साल पहले नहीं था। और वो जीन क्या करता है, जो ये एनिमल्स का जो मिल्क है, जो लैक्टोस को पचाने के लिए जो हमें जो केमिकल चाहिए अपने अंदर, वो नहीं होते थे। बट कहीं जेनेटिक ऐसी म्यूटेशन आई कुछ हमारे ह्यूमंस में, जो आज के डेट में ऑलमोस्ट हर एक में ही है, जिसकी वजह से हम एनिमल्स का मिल्क पचा सकते हैं। हाँ, एक्चुअली तो ये बोल रही है तो मुझे एक इंटरेस्टिंग सा हिस्टोरिकल फैक्ट याद आ रहा था कि एक समय ऐसा था कि चंगेज खान जो था ना, उसने ऑलमोस्ट पूरी धरती पे कब्जा कर लिया था। तो उसके बहुत सारे कारण थे, पर उसका एक मेन कारण ये था कि जो उसकी आर्मी थी ना, वो एक तो घुड़सवारी करती थी हॉर्सेस पे, और उन्हीं घोड़ों का दूध पीती थी। और वो इसलिए सस्टेन कर जाती थी क्योंकि उनके पास वो जेनेटिक म्यूटेशन था जिससे वो दूध पचा सकते थे, बाकी लोगों में नहीं था। तो दे वर क्वाइट लिटरली लाइक दे आल्सो वर यूजिंग हॉर्सेस एज ट्रांसपोर्टेशन and also for like to feed themselves. Best use of, I mean there were some other reasons also, but one of the primary reasons was कि वो अपना, तो मैं सोच रहा हूँ मनी मन कि यार जैसे ये जो तू बात बोल रही है जीन्स, दूध पचाना, ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है जो मेरे में है, वो मशीनरी मेरे अंदर है। मैं रोज 2 ग्लास दूध पीता हूँ मैं। तो वो इसलिए पी पा रहा हूँ वो दूध में क्योंकि मेरे शरीर के अंदर एक बहुत खतरनाक मशीनरी आई आज से 12,000 साल पहले अल्टप्पे से। एग्जैक्टली। और जिनमें आई उनको एडवांटेज मिला, क्या पता शायद जिनको नहीं मिला वो पता नहीं रह गए। आई डोंट नो मतलब कि ये किसने रिसर्च किया कि नहीं, बट ये चेंज जरूर आया ह्यूमंस के अंदर। पर तूने एक और अच्छी चीज समझाई कि जो इससे पहले मैं सोचता नहीं था। मैं एग्रीकल्चर तुझे बोलते ना, मेरे दिमाग में आई खेती बाड़ी, मैंने बोला भी खेती बाड़ी, बट एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू खेती बाड़ी, और मे बी खेती बाड़ी इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ द थिंग। इट इंक्लूड्स डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आल्सो, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। एनिमल्स टू अ लार्जर एक्सटेंट, बिकॉज देखा जाए प्लांट्स तो हम फिर भी खा रहे थे, बट एनिमल्स का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज हमने पहले कभी नहीं किया था, पूरी हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ था। हाँ, दैट्स आल्सो वन इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू सेड कि उनको यूज करना एज अ मींस टू एन एंड। हाँ, एज अ मींस टू गेन योर एनर्जी और लाइक कंज्यूम इनडायरेक्टली।
to gain your energy needs or to fulfill your energy needs. So जो कि आज तक चल रहा है. अब time. जैसे कलकत्ता में जाओ तो वहाँ मिल जाएंगे ना वो टोंगे वाले. Exactly. बॉम्बे में भी दिखते हैं अभी कि तक घोड़े. चल रहा है, सही अभी भी बात चल है. रहा है. लोग बैलगाड़ियाँ भी दिखी जाएंगी इंडिया में अभी भी. सही बात है. अभी भी तो आज की तारीख में हम दूसरे जानवरों को इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं. अभी भी तो मतलब मिल्क तो कंज्यूम कर ही रहे हैं. अब तो इंडस्ट्रियल स्केल पे चल रहा है. नॉट जस्ट फॉर like energy consumption but like for transportation so हाँ मतलब still in India तो हाँ सही बात है. तो देखो कितनी अजीब चीज़ है. तो ये था एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन. हमने यहाँ पे मतलब देखा कि कैसे हम डोमेस्टिकेट करें प्लांट्स और एनिमल्स. वो बात अलग है कि एनिमल्स की कैसे दुर्गति कर दी हमने, क्योंकि उनके जितने भी दूसरी तरह के नीड्स थे, उनके सोशल नीड्स, उनके रिप्रोडक्शन नीड्स, वो सब अब ह्यूमन बींग्स टेक केयर करते हैं. और कहीं ना कहीं इस प्रोसेस के अंदर ह्यूमंस ने भी बहुत सारी चीज़ें, मैंने बोला एक तो चेंज था बायोलॉजिकल चेंज, तो एक तो बायोलॉजिकल चेंज आया, बट हमारे व्यवहार में भी चेंज आया. कैसे हम हंटर गैदरर्स थे तो हम घूमते फिरते रहते थे, अपना टाइम अपनी शायद फैमिली के साथ व्यतीत करते होंगे, कुछ टाइम हंटिंग में लगाया, कुछ टाइम फॉरेजिंग में लगाया, बट फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर ऑल्सो सीइंग दैट वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक लिटरली अ लॉट ऑफ टाइम इन जस्ट कीपिंग और मेकिंग श्योर दैट दीज प्लांट्स ग्रो. ये प्लांट्स की कल्टीवेशन में हमने लगाना शुरू कर दिया. और चिंता लेने लग गए दूसरे पेड़ों की और जानवरों की. और सिर्फ 2-3 स्पीशीज, मतलब ये वीट है तो लगे हैं, जोत रहे हैं उसको दिन रात, घंटों उसी पे लगा रहे हैं. और ऐसा भी नहीं कि आज सुबह जोतना शुरू किया तो शाम को रिजल्ट आ गया. मतलब इसका रिजल्ट आएगा अभी कई महीनों बाद. ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है. और कौन जानवर आज परिश्रम करता है ताकि बाद में कभी उसका फल मिले. ये कॉन्सेप्ट ही पूरा कि जी आज मेहनत करो, आज थोड़ी सैक्रिफाइस करो और बाद में इस चीज का फल मिलेगा. ये भी मतलब ये एग्रीकल्चर इज वेरी गुड लाइक एग्जांपल और लाइक अ वे दैट वी स्टार्टेड डूइंग दैट, व्हिच वी स्टिल डू टुडे. बच्चे क्यों इतनी मेहनत करते हैं, IITs की तैयारी करते हैं या फिर IIMs की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं. पता है मेहनत लग रही है अभी तो उसका फल बाद में मिलेगा, ये हमें पता है, क्योंकि हमें फ्यूचर की एक एंटिसिपेशन रहती है. तो मेरे को भी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा, तुमने बड़ी अच्छी बात बोली. तो इसको मुझे आई एम गेसिंग कि दैट लाइक मेरे 2 सेंस आ रहे हैं कि इज इट एग्रीकल्चर व्हिच टॉट अस the value of working hard today so that we can reap the benefits later, which is like one of the most useful advices that you can give to someone कि आज मेहनत करोगे परिश्रम करते जाओ और या फिर मेहनत का फल मीठा होता है. उसका यही तो मतलब है. कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो उसके बाद आया शायद. वो तो अलग चीज होगी. वो अलग चीज होगी, बट काम करते जाओ. ये कॉन्सेप्ट ही शायद तब डेवलप हुआ होगा, क्योंकि उससे पहले मैं भी एक्चुअली इस बारे में सोच रही थी कि कैसे for the first time again in the history of human beings itself हम प्लानिंग करते थे, शॉर्ट टर्म प्लानिंग कि चलो कल हम जाएंगे, मैमथ को मार के आएंगे या इसको हंट करके आएंगे, या कल यहाँ पे जाएंगे, 2 दिन बाद जाएंगे, जो भी है, मतलब बड़ी शॉर्ट टर्म प्लानिंग. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता था. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है. ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है. you're basically paying a premium in doing something today, the results of which will come later. मैं समझ सकता हूँ यार कि और years later. हंटर गैदरर जो है वो दिन डे टू डे जीते होंगे. हाँ जी, आज क्या करना है भाई, आज तक सोचते होंगे. एग्रीकल्चर के बाद हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग आ गई होगी हमें. लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग. वो खेत की सिंचाई करनी है, जुताई करनी है. अगेन साइकोलॉजिकल अडैप्टेशन इफ यू थिंक अबाउट इट. हाँ, दैट्स अ वेरी बिग साइकोलॉजिकल अडैप्टेशन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग. लाइक आज की तारीख में जैसे इफ आई टेक अ वेरी लाइक नॉवल एग्जाम्पल फ्रॉम टुडेज टाइम, आज की तारीख में अमेजोन के शेयर प्राइस कुछ $3,000 पर स्टॉक प्राइस पड़ गए. वो मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई. वो बंदा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, जेफ बीजोस. उसकी तो कोई भी टॉक्स देखेगी, इंटरव्यूज देखेगी, तो वो हमेशा एक ही एडवाइस देता है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी चाहिए. उसका मतलब अमेजोन कोई भी प्रोजेक्ट चालू करता है ना, तो वो अगले 5 साल तक वो ये नहीं देखता कि उसका कुछ प्रॉफिट आ रहा है, कुछ आ रहा है. वो लॉन्ग टर्म के लिए खेलता है, 5 या 10 साल के होराइजन पे. तो देखा जाए तो ये सोचने का एक तरीका है कि लॉन्ग टर्म, कि यार जो मैं कम कर, जैसे हमारे प्रोजेक्ट ही है, हमने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट देखा है. ये जो आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आज से 5 या 10 साल बाद हम पूरी हिस्ट्री कवर कर चुके होंगे, तो कितना मजा आएगा कि हमारे पास मतलब 1000 एपिसोड होंगे कि ये मानव इतिहास. चर्चा करने में मजा आता है. हाँ, तो तुम सही बोल रहे हो. जैसे अभी देख लो कितने छोटे छोटे एग्जाम्पल, अभी स्कूल क्यों जाते हैं बच्चे, या कॉलेज की डिग्री क्यों ले रहे हैं लोग.
4 साल की होती है। अब किसको पता है 4 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, पर कर रहे हैं। मतलब आज की डेट में तो ऐसे हालत है कि कॉलेजेस भी जिस तरीके से चल रहे हैं रहेंगे नहीं रहेंगे। तूने बताया भी था एक मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें यही तो टेस्ट करते हैं कि कौन किसमें पेशेंस नहीं है। पेशेंस चीज ही that has become a characteristic of someone who's exactly it's a virtue now. So think about it. मतलब ये मुझे भी लगता है कि शायद कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से ये बड़ा फंडामेंटल साइकोलॉजिकल अडैप्टेशन आया है, मेंटल शिफ्ट है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग का, कि आज इन्वेस्ट कर लो, एफर्ट लगा लो, बट इसके अच्छे और एक्सपोनेंशियल बेनिफिट्स बाद में आएंगे। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट हो, क्योंकि उससे पहले तो हम कहीं नहीं देखते। तो बड़ी कहना चाह रही है कि जो ये हमारी सिविलाइजेशन की कहानी है वो शुरू होती है, पहले कदम आ चुके हैं। मतलब देखो ये, क्योंकि सिविलाइजेशन तो आ ही नहीं सकती जब तक व्यवहार में परिवर्तन ना आए, है ना। तो ये तो बड़ा फंडामेंटल, तो वो जो कहानी है शुरू होती है कहीं ना कहीं मतलब उसकी पहली सीढ़ी, पहली सीढ़ी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से स्टार्ट होती है क्योंकि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में काफ़ी चेंज किया। तो अब मैं बड़ी अच्छी कहानी बताऊं तुम्हें कि हम कहाँ देखते हैं ये फर्स्ट टाइम, कहाँ हुए ये, कहाँ पे देखते हैं ये मनुष्य करने स्टार्ट किए, और ऐसे क्या एविडेंस है हमारे पास कि हमें पता है ये सब कुछ। तो देखो मैंने तो बताया ना इक्वेटर के आसपास मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा गर्मी रही होगी, तो हम देखते हैं कि आज की तारीख में जो मिडल ईस्ट है, जो मिडल ईस्ट का एक एरिया है जहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, और एक बड़ा मिडल में एक एरिया है जहाँ पे टर्की, सीरिया, आज की डेट में तो उन देशों के, सीरिया तो एकदम ही मतलब बहुत बुरा हाल कर दिया है। उन जगह पे मतलब उस एरिया को बोलते हैं फर्टाइल क्रेसेंट। तो क्रेसेंट मतलब चांद होता है ना, जैसे चांद कैसे आधा चांद अगर जो पाकिस्तान के झंडे पे दिखता है, हाँ करेक्ट, पाकिस्तान के झंडे पे दिखता है, तो उसको क्रेसेंट बोलते हैं बेसिकली, मतलब थोड़ा सा निकला हुआ मून। तो इसी तरीके की शेप है, मतलब इसलिए उसका नाम क्रेसेंट रखा गया, फर्टाइल क्रेसेंट, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर के एविडेंस पाए गए हैं। और अगर मैं तुम्हें बड़ी छोटी सी कहानी बताऊँ तो एक वहाँ पे अफ्लुएंट फॉरेजर्स होते थे, हमने याद है अफ्लुएंट फॉरेजर्स का मेंशन किया था, कैसे फॉरेजर्स, तो कुछ अफ्लुएंट फॉरेजर्स रहे होंगे वहाँ पे, उन्होंने एग्रीकल्चर अडॉप्ट करनी शुरू की कुछ, अगेन ये 10,000-12,000 ईयर्स पहले। इसलिए हम जानते हैं कि वहाँ पर फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर उत्पन्न हुई होगी, क्योंकि हमें वहाँ पे एविडेंस मिलते हैं। अब गन्स, जर्म्स एंड स्टील जो मैं बुक का मेंशन कर रही थी, तो उसके अंदर हम बड़ा एक अच्छा आर्ग्यूमेंट देते हैं इसके ऑथर कि वहीं पे क्यों हुआ एग्रीकल्चर, ऐसा क्यों नहीं है कि अमेरिका में कहीं हुआ या फिर ऑस्ट्रेलिया साइड में हंटर गैदरर रहे थे उन्होंने क्यों नहीं किया। तो एक तो रीज़न ये है कि हाँ ठीक है, सही बात है, क्लाइमेट शायद वहाँ पे वार्म जल्दी पहले होने लगे होंगे, बट इसका सेकंड रीज़न ये भी है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स चाहिए डोमेस्टिकेट करने के लिए वो मौजूद ही वहीं थे। क्योंकि हम हर किसी प्राणी को, हम हर किसी जानवर को डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो जितने कार्निवोर्स हैं वो तो वैसे ही हमें खा जाएंगे, हाँ हमें खा जाएंगे, तो हम वैसे ही उनको साइड कर देते हैं कि वो हमारे डोमेस्टिकेशन के लिए लायक ही नहीं है। तो शेर हो गए, ये मतलब चीता वगैरह हो गए, ये हम इनको डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, नहीं कर पाए। वो बात अलग है कि टेक्सास में टाइगर किंग वो बात अलग है कि टेक्सास में बहुत सारे टाइगर्स अभी भी पाले जा रहे हैं, बट बिसाइड्स दैट आज तक हमने कार्निवोर्स को डोमेस्टिकेट नहीं किया है। और इसका अब देखो ये कहानी कैसे अनफोल्ड होती है। हमने 6th एक्सटिंक्शन में मेंशन किया था कि कैसे बड़े बड़े जो मेगाफोना जिनके बारे में जिक्र किया था, तो ये जितने मैमल्स हैं बड़े बड़े, अपने घोड़े हो गए, गायें हो गई है, ये मैमल्स यूरेशिया मतलब जो अपना एशिया इधर पनपे ह्यूमन बींग्स के साथ, तो ये ह्यूमन बींग्स के साथ रहना सीख गए थे। वेराज जितने बड़े बड़े मेगाफोना और कॉन्टिनेंट्स में थे, तूने समझाया था, उनके लिए तो नए थे तो खत्म हो चुके थे। तो इसका मतलब हम बड़े प्राणी थे ही नहीं डोमेस्टिकेट करने के लिए, और स्पेशली वो जो कार्निवोर नहीं थे, वहां से वो प्राणी थे जो ह्यूमन बींग्स के लिए खतरा थे और या बड़े साइज के ही नहीं थे। तो सोचो कैसे हिस्ट्री पैन आउट होती है, ऐसे कोई नहीं जानता कि सब कुछ अल्टप्पे से ही चल रहा है, और कैसे कनेक्टेड भी है। मतलब हमने मेंशन किया कि 6th एक्सटिंक्शन में कुछ प्राणी कई कॉन्टिनेंट्स में खत्म ही हो गए, पर
कुछ प्राणी जो सिर्फ यूरेशिया में बच गए थे उनको डोमेस्टिकेट कर लिया गया। अब सोचो ऑस्ट्रेलिया में जितने हंटर गैदर रह रहे थे, या अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या सेंट्रल नहीं सदर्न अमेरिका में जितने रह रहे थे, उनके पास ऐसे जानवर ही नहीं थे डोमेस्टिकेट करने के लिए। तो शायद इस वजह से सबसे पहले एग्रीकल्चर अपने एशिया यूरेशिया के अंदर होती है। तो सोचो उनके पास तो मौका ही नहीं मिला, उन्होंने पहले ही जानवर सारे खत्म कर दिए बेसिकली। तो ये बहुत बड़ा, अब देखो कनेक्शन बनता है हमारे 6th एक्सटिंक्शन वाले जो हमने पूरा जिक्र किया था कि कैसे सारे मेगाफोना खत्म हो गए उधर, और जहाँ पे थोड़े बहुत मेगाफोना बच गए उनको हमने डोमेस्टिकेट कर लिया फ्यूचर में जाके। तो ये शुरू हुआ, क्या नाम बताया तूने, फर्टाइल क्रेसेंट में। और वहाँ पे मिडिल ईस्ट में, हाँ वहाँ पे एक ये फॉरेजर्स, अफ्लुएंट फॉरेजर्स रहते थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इन इतने जो जानवर घूम रहे थे जो थोड़े बड़े साइज के भी थे, जिनका काम भी लिया जा सकता था, जैसे घोड़े हो गए, गाय हो गई, भैंस पता नहीं थी, मतलब कैटल, जो भी उनका वाइल्ड एंसेस्टर रहा होगा, उसको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। और उसके बाद ही वो इतनी प्रोग्रेस कर पाए, बेसिकली प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ये हुआ। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एग्रीकल्चर देखा जाए आज के डेट में भी कितना मेहनत का काम है। बहुत मेहनत का, बहुत मेहनत लगती है। मैंने की नहीं है पर मैंने देखा है लोगों को करते हुए खेती बाड़ी, और बहुत ही मेहनत का काम है, धूप में। हाँ, और एक आदमी नहीं कर सकता, मतलब कई सारे लोग लगते हैं, तो एक तरह का, तो तुम्हें इट बेग्स द क्वेश्चन नाउ कि इतने लेवल पे कोऑपरेशन कैसे की ह्यूमंस ने। मतलब उससे पहले तक तो नहीं कर रहे थे। मतलब एग्रीकल्चर के लिए आपको पानी के लिए भी चाहिए, एक आदमी हल जोत रहा है, एक आदमी गाय भैंसों को संभाल रहा है, घोड़ा चला रहा है। तो हम देखते हैं कि कैसे इन सोसाइटीज़ में एक नेक्स्ट लेवल का कोऑपरेशन आ रहा है, जो आज तक कभी इतिहास में कभी आया नहीं है। मतलब हमारी हिस्ट्री में कभी इतनी तरह का कोऑपरेशन डेवलप नहीं हुआ, वो भी इस तरह की मेहनत कि आज सुबह कुछ तुमने काम किया तो शाम को रिजल्ट नहीं आ रहा उसका। ये सही बात है, इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, 6 महीने साल भर का प्रोजेक्ट है। तो कोऑपरेशन कैसे कन्विंस करोगे तुम कि यार 6 महीने तक काम करना है हमें? हाँ, कैसे? सही बात है, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे किया हमने? तो इसका भी एक्चुअली फर्स्ट क्लूज हमें उस फर्टाइल क्रेसेंट के जो ये अफ्लुएंट फॉरेस्ट, जिनका नाम एक्चुअली शायद नेटुफियंस बोलते हैं इनको। तो कैसे याद रखती है यार इतने मुझे अटपटे से नाम है ना। तो उन अफ्लुएंट फॉरेजर्स ने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा करना स्टार्ट किया होगा कि उस लेवल की कोऑपरेशन ये ला पा रहे थे। कैसे लिया है? तो अभी तक हमने ना फर्स्ट अभी क्लूज देखते हैं। वहाँ पे कोई एक जगह है, मेरे को याद नहीं है नाम, बड़ा टेढ़ा से ही नाम है। उन्होंने एक ऐसी जगह पाई जो सदर्न टर्की, मतलब जियोग्राफिकली बताती हूँ मैं, तो सदर्न टर्की या सीरिया वाला जो रीजन है, वहाँ पे ऐसी साइट्स पाई गई हैं अभी रिसेंट हिस्ट्री में, जस्ट अभी 10-15 साल पहले, जहाँ पर एक बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं। मतलब याद है ये हम गए थे स्टोनहेंज, याद है स्टोनहेंज वाली जगह पे, तो कैसे बड़े बड़े, हाँ, वो जो बीच में कहीं पत्थर पड़े हुए हैं, ऐसे खड़े हैं, किसी ने पता किसने डाले, के ऊपर भी पत्थर है, मतलब ऐसे, मतलब बड़े बड़े भारी। तो पहली बात तो किसी ने उठा के वहाँ रखे हैं, क्योंकि आसपास भी वो पत्थर नहीं पाए जाते, तो स्पेशली उनको लाया गया उस जगह पे। तो इसी तरीके से कोई वहाँ पे फर्स्ट टाइम, अब स्टोनहेंज तो बहुत रिसेंट है, मतलब आई थिंक उसको आई डोंट रिमेंबर कि शायद 3000 ईयर्स ओल्ड बताते हैं। ये सोचो 10,000-12,000 ईयर्स ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं ये। इजिप्ट के पिरामिड से भी, पिरामिड तो अभी कुछ वही अगेन 4,000-5,000 ईयर्स ओल्ड हैं, या 3 कुछ इसी तरीके से। ये 10,000-12,000 ईयर्स ओल्ड स्ट्रक्चर पाए गए, और ये स्ट्रक्चर्स इस तरीके से हैं कि ऐसे, मतलब पत्थर के खड़े हैं ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, मतलब ऐसे सर्कल लगे हुए हैं, और ऐसे ये चट्टान, ऐसे पत्थर लाके रखे गए हैं, और उन पत्थरों पे कुछ कुछ तराशा गया है। कुछ कभी किसी बर्ड का कुछ सिंबल बनाया है, किसी और का सिंबल बनाया है। तो जब फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने ये ऐसा पत्थर पाया तो उनको लगा उसकी कार्बन डेटिंग, मतलब एक ऐसे टेक्निक्स आजकल आ गए हैं सोचो साइंटिस्ट के पास कि उसको डेट करके देख सकते हैं कि कितना पुराना होगा ये। तो उसकी उसको जब पाया गया कि कितना, उसको जब पड़ताल की गई कितना पुराना है, तो पाया गया 10,000-12,000 ईयर्स ओल्ड है। और एक ही पत्थर मिला था। फिर जब खोदने लगे तो पता चला वो तो पूरी एक साइट है, मतलब ऐसे सर्कल्स पे सर्कल्स, बड़ी बड़ी, कुछ पता नहीं कितने किलोमीटर्स या कितने माइल्स के अंदर वो पूरे स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए हैं। तो क्यों किए खड़े ये स्ट्रक्चर्स? अब सोचो 10,000-12,000 साल पहले
ऐसे स्ट्रक्चर्स खड़े करने के लिए अपने आप में कोऑपरेशन चाहिए होगी पहली बात तो साइंटिस्ट का मानना ये है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअल पर्पस के लिए शायद ये स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए होंगे. तो यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी या गॉड या कोई एक हायर पावर वो उस टाइम पे आ गई थी. अच्छा. जिसकी वजह से शायद लोगों ने साथ इतने लेवल पे साथ में कोऑपरेशन करनी स्टार्ट कर दी. तो हम फर्स्ट, अब कई लोग उसको बोलते हैं टेम्पल, कई लोग उसको बोलते हैं इट कुड बी अ वर्शिपिंग प्लेस, इट कुड बी अ रिचुअल प्लेस, हु नोज उसकी स्टोरी क्या है. तो इंसानों ने भगवान पे मानना शुरू किया करीबन 10-12 हज़ार साल पहले, ये बताते हैं साइंटिस्ट. हाँ, मतलब भगवान नहीं तो किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी पे शायद इतनी लेवल की कि ऐसे ही नहीं. हमने स्पिरिचुअलिटी का शायद मेंशन किया था पहले कि कैसे नेचर के साथ अपनी एक बॉन्डिंग रखते थे हंटर गैदरर्स. अब हम यहाँ कुछ और देख रहे हैं. दे आर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्स विद लाइक स्टोन्स एंड कार्विंग्स इन दोस स्टोन्स. सो मतलब एक मेहनत का काम लगा होगा और इतनी भयंकर लेवल पे कोऑपरेशन रहेगा. और कई साल लगे हों उस स्ट्रक्चर को बनाने में. मतलब ऐसे भी नहीं कि एक जनरेशन में बन गई. तो सोचो जब ये स्टार्ट हुआ तो पर मैं इस चीज़ का कनेक्शन उस चीज़ से नहीं समझ रहा हूँ. तूने बोला कि हम साइंटिस्ट जानने की तो ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे एग्रीकल्चर के लिए इतनी बड़ी कोऑपरेशन करनी पड़ती है इतने सारे लोगों को, तो कैसे करे होंगे. तो इस स्ट्रक्चर का क्या लेना देना उससे? तो अब देखो, हमने स्टोरीज की बात की थी कि हो सकता है कुछ ऐसी पावरफुल स्टोरी इजाद की गई हो ह्यूमंस के द्वारा या उन फॉरेजर्स के द्वारा, जिसकी वजह से इतने मैसिव स्केल पे कोऑपरेशन चल रही थी. तो तू कहना चाह रही है कि so the only way you can like bring about cooperation for such a large set of people, like to bring about something like agricultural revolution, you need to believe in a higher story, a story which is higher than the society basically, than the people who live in the society. मतलब मोरालिटी वगैरह तो ठीक है, कोऑपरेशन के लिए काम आ रही थी. सिर्फ इंसानों की कहानियों से नहीं चलेगा. इंसानों की कहानी से चलेगा. कुछ अब हायर लेवल पे चाहिए ऐसी कहानी जिसके लिए ऐसे मैसिव स्केल पे कोऑपरेशन चल रही है. और अब इसके अलावा ये भी पाया गया है, सॉरी मतलब लोग भी बड़े पूछने लग गए होंगे जब थोड़ी समझ आने लग गई होगी कि यार हम आए कहाँ से. हाँ, ये क्वेश्चन नहीं आता तुझे कभी? हाँ, सही बात कि यार हम ऐसे ही क्यों आए? कितनी अजीब चीजें, हम अपने माँ के पेट से निकल के आ जाते हैं और ये क्या है, क्या है, और हाँ हम यहाँ क्यों हैं, और ये क्या है, करना क्या है, मतलब हमारी आंखें आगे क्यों देखती है, पीछे क्यों नहीं देखती? अभी मेरे पीछे है क्या, मुझे दिखता तो है नहीं. हमारा मीनिंग क्या है लाइफ में. मतलब ये आई एम श्योर लाइक स्पिरिचुअलिटी का अल्टीमेटली तो मतलब ये है कि आपको लाइफ में आपका मीनिंग क्या है. तो कुछ अगर हायर मीनिंग दे दिया जाए तो हो सकता है कुछ मैसिव स्केल पे कुछ करा भी जा सकता है. तो ये स्ट्रक्चर्स फर्स्ट टेम्पल्स ही लगा लो अपने आप में, जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि पाए गए हैं. अब उनकी फुल स्टोरी तो नहीं जानते, पर हाँ बड़े इंटरेस्टिंगली एक ये चीज़ पाई गई कि जहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स पाए गए ना, उसी के थोड़ी दूर पे इन नेटुफियन जो ये हंटर फॉरेजर्स थे, इनके फर्स्ट विलेजेस भी बसने शुरू हुए. और वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे इनके ये वीट, ये जो ग्रेन्स होते हैं, ये भी रखे जाते थे. तो इनका मानना ये है कि शायद विलेजेस आ गए ऑलरेडी. अब विलेजेस मतलब पहले जो ग्रुप्स जहाँ पे थोड़े से सेटलमेंट्स, तो घर बनने शुरू हुए. ये भी पहली बार देखते हैं हम, ये उधर ही हो रहा है सब कुछ. फर्टाइल क्रेसेंट में. हाँ, फर्टाइल क्रेसेंट में देखते हैं. और कईयों का मानना है कि शायद हाँ इसी दौरान जब ये स्ट्रक्चर्स बना रहे होंगे तो शायद अपने खाने पीने के लिए लेके जाते होंगे सामान, तो रास्ते में शायद गिर जाता होगा. वहाँ से इनको आइडिया आया कि अरे उगा ही लेते हैं, यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, अपना स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, खाना भी मिल जाएगा. सो दे स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर एंड so purposefully they started sowing seeds and cultivating them. So यहाँ से हम फर्स्ट स्टेप पा रहे हैं एग्रीकल्चर के. सो बड़ी एक अच्छी चीज़ बोली गई थी गन्स जर्म्स एंड स्टील जो बुक है उसके अंदर, कि कैसे सोसाइटल स्ट्रक्चर्स पहले चेंज हुए और एग्रीकल्चर बाद में आया. यानी सोसाइटी में पहले चेंज आना ज़रूरी है. तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मनुष्य के व्यवहार चेंज हो, फिर ही कोई रेवोल्यूशन आ सकती है. हाँ, तो मैं एक्चुअली इसके बारे में सोच रही थी, अगेन इफ आई कैन गिव माय 2 सेंट्स, कि सही बात है एक्चुअली कि कोई भी किसी तरह का भी रेवोल्यूशन, अगर आपको सोसाइटी में एक मास चेंज चाहिए
तो पहली बात तो सोसाइटी में ही चेंज आना पड़ेगा ना, नहीं तो ड्राइव कौन करेगा उसको? सही बात है, लोग ही करेंगे ड्राइव। और अगर लोग ही उस कॉन्सेप्ट को या नहीं मानते तो फिर आगे तो चेंज होने का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इज़ नॉट सो मच अबाउट कि हाँ हमने शायद ये चीज़ें भी रही होगी, नेचर और पॉपुलेशन प्रेशर्स वगैरह, बट कहीं ना कहीं शायद सोसाइटी में भी एक फंडामेंटल चेंज आया था। शायद कोई हायर स्टोरीज में बिलीव करने लग गए थे कि जिस वजह से वो इतने मैसिव स्केल पे कोऑपरेशन करने लगे थे कि 6 महीने तक का भी काम कर सकते हैं। शुरू में भी बताया था कि जैसे मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर सकता है जो प्रत्यक्ष में नहीं है, बट मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर सकता है जो कि काल्पनिक है, जो इस धरती की नहीं है। तो ये करीबन 12,000 साल पहले शुरू हुआ कि हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने लग गए या फिर ऐसी चीज़ों की पूजा करने लग गए, या उसके पास हमने अपनी सोसाइटीज़ बनानी शुरू की जो कि या तो काल्पनिक है, प्रत्यक्ष में नहीं है, हमसे ज़्यादा है, हमसे ऊपर है। क्योंकि प्रश्न तो आते होंगे जब हम चांद तारे देखते होंगे कि क्या चल रहा है। सही बात है। हम ये गोला है जो ऐसे, उस टाइम तो ये भी नहीं पता होगा कि हम किसी गोले में, कितने प्रश्न होते होंगे यार उन्हें। जो लोग इतने बड़े बड़े मतलब पत्थर ला के उसमें कारीगरी कर रहे हैं इतनी मेहनत के साथ, आई एम श्योर उनमें कहीं हद तक इतनी समझ आ गई थी कि हम कुछ कर सकते हैं और ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी मैनिपुलेट कर रहे हैं जो भी है, और कुछ एक हायर चीज़ है जिसके लिए सब किया जा रहा है। तो आई थिंक हमारे जो ये प्रश्न आता है एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, जो कि हम कहाँ से आए, ये क्या है, उन सबको आंसर करने के लिए ही हम ये कहानियाँ बनाते हैं। हाँ। और आई थिंक फर्स्ट कहानी वहाँ से पता चलती है हमें, जो हमारे फर्टाइल क्रिसेंट में जो पहले अफ्लुएंट फॉरेजर्स रहे होंगे। तो देखो एग्रीकल्चर ने कितना चेंज किया हमें। अगर मैं देखो अभी तक तो हमने सिर्फ एग्रीकल्चर की बात की कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में पहली बात तो हुआ क्या, स्टेज कैसे हमने सेट किया, फिर उस स्टेज के अंदर हमने किया क्या कि डोमेस्टिकेशन हुई प्लांट्स की, एनिमल्स की, और कैसे वीट ने हमें डोमेस्टिकेट किया और फिर हम बात कर रहे थे कि कैसे हमने टाइम हमारा एक्सपैंड किया, हमने अपने मतलब टाइम आगे की सोचने लग गए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग लेने हमारे साइकोलॉजिकल एक तरह से अडैप्टेशन है। हम अपना आज सैक्रिफाइस करने लग गए ताकि हमारा कल अच्छा हो। और ये क्या थिंकिंग है, मतलब नहीं तो कोई हंटर गैदरर सोचेगा पागल हो क्या, अभी जाके खा लेता हूँ मैं तो ये रहा मेरे फ्रूट्स लगे। वो कोई हंटर गैदरर पूछेगा भाई क्या हो गया यार, तू क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, तो यार अगले साल फसल आएगी, खा ले भाई, आज ही खा ले, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। और एक्चुअल में देखा जाए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने अपनाया जो भी टाइम, हम इसको मैं बोलूँगी टाइम एक्सपेंशन। बेसिकली हमारे मनुष्यों ने अपने टाइम को एक्सपैंड कर लिया। टाइम हमारे लिए शायद 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ता होता होगा ज़्यादा से ज़्यादा, हम अब सालों में गिनने लग गए हैं हम अभी मंथ्स में गिनने लग गए हैं, हम ईयर्स में गिनने लग गए हैं कि हमारे, क्योंकि हम वेदर पैटर्न्स देखने लग गए हैं कि हाँ इस वेदर में ये उगेगा और ये नहीं उगेगा। तो हम प्लानिंग बहुत लॉन्ग टर्म चल रही है। तो इसके साथ बहुत सारी और चीज़ें भी आ गई एग्रीकल्चर की वजह से, हमारे सिस्टम्स ऑफ थॉट्स बनने लगे, चेंज हुए। और फिर हम देखते हैं कि कहाँ हुई और क्यों हुई, इसके पीछे क्या कोई कहानी रही ऐसी स्ट्रॉन्ग। तो उसके पहले एविडेंस हमें यहाँ से मिलते हैं, फर्टाइल क्रिसेंट में जो अफ्लुएंट फॉरेजर्स रहते थे। और अब मैं फाइनली अगर कुछ बताना चाहूँ कि एग्रीकल्चर ने बहुत तरीके से चेंज किया सोसाइटी लेवल पे, एट एज अ स्पीशीज हम एक्चुअल में बहुत पावरफुल बन गए। हमारे पास एनर्जी अबंडेंस आ गई थी क्योंकि हम प्लांट्स और एनिमल्स का डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं अपनी एनर्जी सोर्स के लिए। बट एट एन इंडिविजुअल लेवल हमारा सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है। ऑन एन एवरेज इंडिविजुअल्स, मतलब हमारे मनुष्य जितने रहे होंगे, हम पाते हैं कि वो एक्चुअली ज़्यादा मिजरेबल थे अपने हंटर गैदरर्स एंसेस्टर्स से कंपेयर करें तो। खाना ही खाना था, खेती-बाड़ी के बाद मिजरेबल क्यों थे? तो हम देखते हैं कि कई तरीके से इसको देखा जाता है। पहली बात तो ये घर अलग बना दिया पहले घर भी नहीं होते थे उन लोगों के, उसका भी बताती हूँ मैं कि क्या साइड इफेक्ट है। अच्छा। तो देखो जब हमने अपने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया उससे पहले हम बड़े तंदुरुस्त थे, घूमते फिरते रहते थे, एक्टिव रहते थे। एग्रीकल्चर में ठीक है मेहनत लगती है, बट हम मनुष्य एक ही हल जोतने के लिए, एक ही तरह के काम के लिए नहीं बने हैं। मतलब फिजिकली भी, कि फिजिकली अब देखा जाए अब हल जोतने में आपकी कमर टूटती है। तो एक्चुअल में हमने देखा, जब एक्चुअल में देखा जाता है जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ रहीं और कंपेयर करते हैं हम जो हमारे हंटर गैदरर्स रहे होंगे 12-15 साल 15,000 साल पहले, उनके अगर बॉडी स्ट्रक्चर्स को भी कंपेयर किया जाए
तो हमारे एग्रीकल्चर के जो मनुष्य है उनके बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा कमज़ोर है, उनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम जल्दी होता है, उनको तरह तरह की बीमारियां पहले हो जाती हैं। मतलब पहली बात तो फिजिकल पेन्स ज़्यादा रहने लग गए क्योंकि हमारा शरीर उस तरीके से बना नहीं है। हम पेड़ों में उछलने वाले बंदर की तरह हम ऐसे काम करने लग गए जो हम जिसके लिए हमारा शरीर कभी बना ही नहीं था। अच्छा। ये एक्टिविटी पहली बार हो रही है, सोचो ह्यूमन बायोलॉजी भी पहली बार देख रही है ये। सेकेंडली हम इतने सारे ग्रुप्स में रहने लग गए हैं, सोचो हम जानवरों के पास इतने रह रहे हैं, तो जानवरों की प्रॉक्सिमिटी की वजह से, जानवरों के पास रहने की वजह से बड़ी जल्दी डिसीज भी फैलते हैं, जर्म्स। तो अब हम देखते हैं कि डिसीजेस से बीमारियां फैलने लगी हमें। कभी डिसीज आज तक, सोचो वही कोरोना वायरस वाली बात है, अगर बैट से अगर ये आया है अगर वायरस, अगर कोई नॉवल कोई भी डिसीज है, अरे क्या मनुष्य बात मर जाएंगे। तूने कोरोना वायरस ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल से तो फैल रहा है। हाँ, जो आज तक नहीं रहा डोमेस्टिकेटेड, वो एक्चुअली वाइल्ड ही तो है, वो फर्स्ट टाइम शायद डोमेस्टिकेट। हाँ सॉरी मैं गलत बोल गया, उसकी वजह से फैल नहीं रहा, मतलब शुरू वहीं कहीं से हुआ ना, किसी वेट मार्केट के अंदर जहाँ पे इनको रखा गया था। तो ये हम देखते हैं कि कैसे हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसे ऐसे डिसीजेस हो रहे हैं मनुष्यों को जो आज तक हुए ही नहीं, मतलब क्योंकि वो कभी एक्सपोज ही नहीं हुए उनसे, तो डिसीज सबसे ज़्यादा फैले। और हम देखते हैं हंटर गैदरर्स की सोसाइटी में क्या था, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। बच्चे जो हैं छोटे वो हमारे साथ रहते थे, तो माएँ उन्हीं को पालती थी जितनी। अब हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी जब थोड़ी सेटल होने लगी तो बच्चे हैं, उनके पास खाना फूड भी कमी नहीं है, तो हम उनको जल्दी खाना खिलाने लग गए। नहीं तो बच्चे उससे पहले खाना नहीं खा रहे थे, उससे पहले अपनी माँ पे डिपेंडेंट थे न्यूट्रिशन के लिए। तो हुआ क्या हिस्ट्री अपनी हमारी इवोल्यूशन में कि जितने बच्चे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के टाइम थे जिनको जल्दी से ही बचपन में ही जल्दी खाना खिला दिया गया, एज अपोज टू उनके माँ के न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट रखने की, माँ के दूध पे जस्ट माँ के दूध पे रखने की बजाय वो उनकी इम्यूनिटी वीक होने लगी। तो हम देखते हैं मोर्टेलिटी रेट पीक कर गए। तो बच्चे बचपन में ही, क्योंकि इम्यूनिटी थी नहीं, डिसीजेज हो रहे हैं तरह तरह के, बच्चे जल्दी मर रहे थे। बट जितने ज़्यादा बच्चे मर रहे थे उससे ज़्यादा बच्चे पैदा भी हो रहे थे। तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि अब देखो फॉरेजर्स, हंटर गैदरर्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो जब माएँ बच्चों को ज़्यादा पालती हैं, तो अगेन बायोलॉजिकली हमारा शरीर इस तरीके से बना है कि आप जितने सालों तक अपने बेबी को न्यूट्रिशन देते रहोगे, आपका नेक्स्ट मतलब प्रेगनेंसी होने में डिले आएगा। तो जब तक आप अपने करंट बच्चे को पाल रहे हो तो आपकी ह्यूमन बॉडी इस तरीके से बनी है कि विमेन विल नॉट गेट प्रेग्नेंट दैट इजीली अगेन। वेयरएज अब बताओ एग्रीकल्चर में क्या है, एक ही जगह है, बच्चे खा रहे हैं पी रहे हैं, माएँ और बच्चे पैदा कर रही हैं, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, अब जिस हिसाब से प्लानिंग की गई थी कि हाँ चलो ये एग्रीकल्चर कर लेते हैं, ये हमारा आउटपुट होगा तो हमारी पूरी सोसाइटी को मिल जाएगा खाना, खाना कम पड़ गया। अब इसको कॉम्पनसेट करने के लिए और एग्रीकल्चर कर रहे हैं और उस एग्रीकल्चर को कॉम्पनसेट करने के लिए और बच्चे कर रहे हैं। विशियस साइकिल बन गई एक। तो इसको युval नोआ हरारी बोलते हैं दैट एग्रीकल्चर वाज द बिगेस्ट फ्रॉड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। बहुत बड़ा क्लेम दे दिया, फ्रॉड ही बोल दिया है। फ्रॉड, क्योंकि ये हमने, पहली बात तो मनुष्य की गलती नहीं है इसमें, बट हाँ कभी किसी ने सोचा ही ना, इतना ये पहली बार ही कॉन्सेप्ट आया। इस कॉन्सेप्ट के रेपरकशंस क्या क्या होंगे या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, किसने सोचा इतना पैन आउट करके सोचा कि हाँ सब कुछ देख लेते हैं भाई, सब चलेगा ना अच्छे से। तो किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं। जिनको पता चल गया इसके बारे में कि इट्स अ ट्रैप, इट्स एक्चुअली कॉल्ड अ हनी ट्रैप। हाँ, कि अच्छा लगता है कि हाँ वीट राइस सब खाना ज्यादा है, हमारे घर के पास उग रहा है, इतना अबंडेंस में आएगा, मेहनत करेंगे तो अगले साल ज़्यादा आएगा। ये नहीं देखते कि हम और उसकी वजह से हम पॉपुलेशन भी करते जा रहे हैं, उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए और एग्रीकल्चर हमें करना पड़ेगा। और पॉपुलेशन हम क्यों कर रहे थे कि हाँ चलो हाथ ज़्यादा हो जाएंगे और मेहनत करनी पड़ेगी, बट
उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें और गेहूं चाहिए, और बहुत सारी बुरी हालत होती है, बीमारियां भी लग रही हैं, बीमारियां लग रही हैं, मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहे हैं बच्चों में। तो प्लस हमने एक और चीज़ तूने बताई थी, जो हमारे हंटर गैदरर होते हैं वो बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें खाते थे, तो उनको न्यूट्रिशन बहुत रहता था। डिपेंडेंसी, अब जैसे मेरी मम्मी बोलती है हम अन्न के कीड़े हैं, हाँ, तो उसका नुकसान भी तो है। हाँ, तो अभी फैमिन आ जाए, आप 2-3 क्रॉप्स पे डिपेंडेंट हो, ये हमने मॉरल ट्राइब्स में भी बात की थी आज की तारीख भी कैसे इट्स ट्रू टिल टुडे, लाइक इफ अगर अकाल पड़ जाता है कहीं तो कितने लोग बेचारे आत्महत्या करते हैं या फिर भूखे मरते हैं। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं इट्स अ, समझ रहा हूँ मैं, इट्स अ हेडोनिक ट्रैप। एक्चुअली मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, तू मेरे को हर चीज़ के दो, मेरे को पहले लगता है कि हाँ ये तो सब बढ़िया होते जा रहा है, पर तू एक दूसरा पहलू भी दिखाती है। अब तू बोल ही रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि जब हम हंटर गैदरर होंगे, पॉपुलेशन भी कम होगी, छोटे छोटे ट्राइब्स में रहते थे 100-150 के गुटों में, मान ले कोई इंसान है पैदा हुआ अपने 100-150 के गुटों में है, उसको भगवान की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? वो तो अपने आप को ही भगवान समझेगा ना। तू सोच यार, मैं मनुष्य योनि में पैदा होना कितना अमेजिंग होता होगा। जब तुम हंटर गैदरर होते होगे, तुम एक दूसरे को देखते होगे, सोचते होगे कि यार क्या चीज़ है यार, ये क्या चीज़ है, मतलब पर ये। मैं तो ये मानती हूँ, देखो भगवान की ज़रूरत थी या नहीं थी पता नहीं, बट भगवान खुद को वजह से भगवान कि मैं क्या चीज हूँ, या फिर अपने एक हायर पावर की वजह से आई थिंक बड़े अच्छे से रहते थे, और बड़े छोटी संतुष्टि एक वर्चू है आई थिंक। सैटिस्फैक्शन है नहीं हमें। हाँ, that's what I'm trying to get at. Like, as a hunter gatherer, I would just be amazed by my own existence every second of my life कि मैं क्या चीज हूँ। हाँ exactly, और सब कुछ मिल भी रहा है, मतलब सारे फॉरेजिंग वगैरह अच्छी चल रही है। Like उस टाइम पे लोगों को गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का अंदाजा नहीं होगा, बट लाइक I'm sure they must wonder, यार हमें दिखाई दे रहा है यार, हमें सुनाई, अगर तू आवाज़ों को सुनेगी तो कितनी मैजिकल चीज़ें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। हम यही सोचते रहते होंगे, बट जब खेती बाड़ी करने लग गए होंगे तो टाइम ही नहीं मिलता होगा सोचने का, कमर तोड़ते रहते होंगे इतना। आई थिंक एक मैं एक्चुअली ये चीज़ तो मैं मानती हूँ कि एग्रीकल्चर की वजह से शायद हम इन विषयों पर ज़्यादा सोचने लगे, क्योंकि मनुष्यों के पास एनर्जी का भंडार था, हमारे पास टाइम फ्री हुआ, तो फर्स्ट टाइम शायद हम अपने एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस पे ज़्यादा गौर करने लगे होंगे। तो आई थिंक उसका पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट ये ज़रूर रहा है कि हमें टाइम बहुत मिला, पर टाइम मिलने की वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ संतुष्टि वाला काम किया कि मतलब हाँ ठीक है आज हम संतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम है तो चलो चिल मारते हैं। ऐसा नहीं हुआ कभी। हिस्ट्री ऐसी बताती है कि हमने एज अ मनुष्य टाइम ज़्यादा मिलने से हमने उल्टा उत्पात ही मचाया होगा, या फिर और मे बी इट वाज अ नेसेसरी स्टेप फॉर अस टू गेट वेयर वी अल्टीमेटली हैव टू गो, व्हिच इज मे बी स्टिल वेज टू गो, क्योंकि सिविलाइजेशन अभी खत्म नहीं है, सिविलाइजेशन तो चल रही है। तो क्या पता ये पड़ाव हमें क्रॉस करना ही था। हाँ ये पड़ाव तो क्योंकि इलॉन मस्क हमें मंगल ग्रह पे ले जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि अगर हम हंटर गैदरर ही रह जाते तो आज ये गूगल होम भी ना होता, ये माइक ना होता, ये तो कैमरा ना होता। ये बोलते हैं कि जैसे एक तो ये या तो यूँ समझ लो इसको कि हाँ ये एक ट्रैप था, हम ट्रैप में पड़ गए और चले जा रहे हैं। बट इसमें से जिन लोगों का मतलब हमने इफिशिएंसी भी बढ़ाई अपनी, तो जिन लोगों का टाइम फ्री हुआ इतनी अबंडेंस एनर्जी होने की वजह से उन्होंने कुछ नए कारनामे भी किए, तो उसकी वजह से आज हम इतने प्रोडक्टिव हैं कि घर में बैठ के आज हम दूर दूर तक तो इतना मुझे समझ में आया, हिस्ट्री के दोनों ही पहलू होते हैं, अच्छा बुरा सभी होता है, हर चीज के शायद दो पहलू होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ सकते हो क्या पहलू हैं, बट आई डोंट थिंक यू कैन जज कि ये एब्सोल्युटली अच्छा ही था या ये एब्सोल्युटली बुरा ही था। जो है सो है। एक तुमने एक और चीज़ बोली, होम का कॉन्सेप्ट, वो भी हम देखते हैं कि इसी टाइम पे आया देखो। और एक अगर लास्ट चीज़ उस पर कॉमेंट करना चाहूँ मैं, तो कि कैसे होम के कॉन्सेप्ट की वजह से और इस लॉन्ग टर्म प्लानिंग की वजह से हमारी साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन आया। पहले बात तो होम अपने आप में एक साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन है आई थिंक, क्योंकि हम घर किसको मानते हैं, हमें घर लगता है कि अरे मेरा घर है, चलो यहाँ एक बॉन्डिंग होती है हमारे घर के साथ, एक वो भी अपने आप में बड़ा साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन है जो एग्रीकल्चर के टाइम पे है। अडेप्टेशन बताऊं क्यों? मैं सोच ही नहीं सकता कि घर का कॉन्सेप्ट ना होना क्या होगा, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मैं घर ही तो वापस लौटूंगा, मतलब हम हमेशा घर ही तो वापस लौट के आते हैं। एग्जैक्टली। कितना अजीब है घर का कॉन्सेप्ट ना होना। वेयर विल यू गो बैक टू? लाइक वी ऑलवेज डिजायर टू गो बैक होम, कम बैक होम। तो अब इसका देखो, होम बहुत अच्छा लगता है हमें कॉन्सेप्ट। अब होमलेस आदमी से पूछो कि जिसके पास घर नहीं है कि वो कैसे वैल्यू करता है होम को, तो ऑब्वियसली मतलब होम की जो हमारे दिलो दिमाग में जो वैल्यू आई थिंक उसको तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, और वो भी फर्स्ट टाइम देखते हैं हम
हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आई कि हम क्योंकि एक जगह सेटल होने लग गए, एक जगह रहने लग गए, हमारे पास पोजेशंस रहने लग गई। तो पोजेशन का कॉन्सेप्ट पहली बार आया। सोचो कि इससे पहले हम चीजें बटोरने लग गए, ये हमारी हंटर चीज, गैदरर के पास कुछ हमारा नहीं होता था। इनफैक्ट वो बहुत कम्युनिटी का लिमिटेड होता था सब। और लिमिटेड सामान लेके घूमते थे वैसे हंटर भी। गैदरर कम्युनिस्ट होते थे शायद। हाँ, और लिमिटेड सामान रहता हो क्योंकि आपको अगर घूमना है एक जगह से Right. दूसरी जगह तो आप लिमिटेड सामान लेके रखोगे, The राइट? tribe owns everything. Like in communism, the state owns everything. Maybe they owned a few things. Like there was no concept of private property basically. हाँ, in प्राइवेट hunter प्रॉपर्टी नहीं gatherers, थी कि which मेरा is- ये घर है, ये मेरी बाउंड्री है, इसके अंदर ये मेरा सब कुछ है। So there was no concept of ownership as such और privacy. और प्राइवेसी। हाँ, तो अच्छा अभी घर ये- से हमारा प्राइवेसी का भी ये कॉन्सेप्ट पहली बार आया कॉन्सेप्ट, देखो। ये मेरा घर है, ये मेरी बाउंड्री है। घर से तो मतलब कितनी चर्चा की जा सकती है, बट इसका एक ये इफेक्ट ये भी है कि क्योंकि हमने पोजेशंस रखनी शुरू कर दी, देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ एंजाइटी दैट अगेन इज हैपनिंग फॉर द ये फर्स्ट मेरा टाइम। है, ये मेरा तो है, ये जा भी सकता माय है। प्रेशियस। लॉर्ड ऑफ द जा रिंग्स सकता में गोलम। इसलिए मुझे सिक्योरिटी भी चाहिए, इसलिए मुझे और चीजें भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये पोजेशन है जिसकी मुझे चाह रही है इसकी वजह से हमारी साइकोलॉजी ही चेंज हो गई। हुई। अगर आपके पास पोजेशन ही नहीं है तो आपको किस चीज का फियर है? सही बात सोचो। है, सही बात है। जब आप, और इसलिए शायद बोलते हैं ना कि डरो मत, तुम जो लेकर आए हो वो यहीं रह जाएगा, तुम तो हाँ, वो एक कौन सी मूवी आई थी, गली बॉय, ओह अच्छा, कि क्या तू नंगा ही तो तुम आया तो था, क्या घंटा लेके जाएगा। सही बात है। एक्चुअल It's में a तो यही very- है, हाँ। पर हम आते हैं और बटोर लेते हैं। और ये बटोरने का कॉन्सेप्ट भी देखो एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुआ है। सही बात है। इससे हाँ यार, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रही है। इससे पहले मनुष्य नंगा ही आता था, अपना जीवन भी शायद जीता नंगा ही था। व्यतीत करता था कुछ-कुछ। और मर जाता था। हाँ। बट उसके बाद क्या हुआ, हम आते हैं और फिर हम चीजें बटोरने लग जाते हैं, जबकि पता सबको है जाना खाली हाथ ही है। हाँ, That's- तो देखो अब इस ट्रैप में पड़ तो गए हैं, अब इसके बाद कहानी कॉम्प्लिकेट ही होती जाएगी क्योंकि इसके बाद हमें और बड़ी बड़ी कहानियां चाहिए अपने सिविलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो आगे हम इसके चर्चा नेक्स्ट टाइम करेंगे, बट आई हैव ऑलरेडी सेट अप अ लॉट ऑफ थिंग्स। Right. Concept of so the home, cognitive psychological- revolution was followed by the agricultural revolution, and now we will come to civilization. civilization because we already set the ground for that. तो And बहुत ही मजा आया बहुत आज। मैं चालू किया था, तुझसे क्वेश्चन पूछा था वर्क फ्रॉम होम को लेके कि और यार हम ये होम पे ही बात खत्म कर रहे हैं। होम पे ही बात खत्म कर रहे हैं। बहुत मजा आया आज सुन के, एंड आई होप यू गाइज लाइक्ड आवर कॉन्वर्सेशन एज वेल। वेलकम बैक। हमें तो Yes, बड़ा welcome मजा आ back. रहा है नए घर में। अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, आपको कैसी लगी हमारी चर्चा, क्या आपको कुछ नया जानने को मिला, और आप किस पहलू से हिस्ट्री को समझना चाहेंगे। हमें थोड़े रिकमेंडेशंस भी देते रहिए। Until we meet next time. Okay, bye bye. Goodbye.